अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल खुमारे जुनून की एपिसोड 3 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है मिनाल महर ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। सब घर वाले मीरू के कमरे के बाहर जमा थे। डॉक्टर अंदर उसका मुआयना कर रही थी। सब घर वालों की सांस सीने में अटकी थी। यजमान की बेहिसी पर दाजान उड़कर रह गए थे। इस वक्त इन्हें अपने फैसले पर बेहद अफसोस हुआ। कुछ देर बाद डॉक्टर साहिबा कमरे से बाहर निकली। जब सभी उनकी तरफ मुतवज्जो हुए, उन्होंने किसी चीज का बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया है। इन्हें इतना तेज बुखार है, किसी ने चेकअप करवाना जरूरी नहीं समझा। डॉक्टर उनकी लापरवाही पर कुड़ते हुए बोली, जब से यजमान को किसी लड़की के साथ देखा था, उसने इस बात का स्ट्रेस लिया था, जिसका नतीजा बुखार की सूरत में निकला। लेकिन उसने घर पर अपनी तबीयत खराबी के बारे में किसी को भी ना बताया। उसे टेंशन से दूर रखे, इसका नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। मेहरबानी करके इन्हें खुश रखने की कोशिश करें। मैं तो हैरान हुई, इतनी छोटी सी उम्र में इन्हें किस बात की परेशानी है। वो हैरान कुन अंदाज में उनकी तरफ देखकर बोली, आप फिक्र मत करें, हम उनका ध्यान रखेंगे। और ये 10वीं मुस्कुराहट के साथ बोला था। डॉक्टर के जाते ही सबने परेशानी भरी नजर से एक दूसरे की तरफ देखा। जो यजमान कर चुका था, उसके बाद टेंशन किसे ना होती। शहीर साहब खामखा ही नजर चुराने लगे, जैसे सारी गलती इन्हीं की हो। कितना मान था इन्हें यजमान पर कि वो मीरू पर एक आंच तक नहीं आने देगा, मगर कितनी आसानी से वो इनका मान तोड़ गया था। उसने हवेली से बाहर निकलकर नेहा का हाथ छोड़ा। चेहरे पर कर्व के गहरे साए लहराए। अपने डगमगाते कदमों को संभालते गाड़ी के बोनट पर जोर से हाथ मारा था। उसके जारहाना अंदाज पर नेहा ने गहरा सांस भरा। उसे तकलीफ पहुंचाकर वो खुद भी तकलीफ में था। नेहा ने उसकी इतराबी हालत को देखकर कुछ भी कहना मुनासिब न समझा। क्यों, आखिर मैं ही क्यों? काश वो सब ना हुआ होता। काश मॉम आज मेरे साथ होती तो ये सब कभी ना होता। वो बेबसी से चिल्लाकर रह गया था। वो वहां से निकलने के बाद यजमान के फ्लैट में आए थे। वो पिछले आधे घंटे से मुसलसल इधर से उधर गर्दिश करता घूम रहा था। उसे मुसलसल इधर से उधर बेचैनी से टहलते देख नेहा गुस्से से बोली, बहुत अच्छा हो गया यजदान, तुम्हारे बदले के पहले कदम पर बहुत अच्छा नतीजा निकल आया। अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए था, मगर तुम तो यूं पैदल मार्च कर रहे हो जैसे तुम्हें बड़ा फर्क पड़ रहा हो। वो भरपूर तंज के तीर उछालते हुए बोली थी। यजमान ने एक गुस्से भरी नजर उस पर डाली। और तुम जरूर किसी बड़े नुकसान का इंतजार कर रहे थे। इस छोटी सी जीत पर खुश नहीं हो। तुम जरूर जुमेरा के मरने की खबर का इंतजार कर रहे हो, शायद फिर ही तुम्हारा बदला पूरा हो। वो उसे मजीद सुलगाते हुए इंतहा का जुमला भूल गई थी। बकवास बंद करो नेहा, अगर अभी तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसकी जान से मार डालता। हिम्मत कैसे भी मीरू के लिए ये सब बोलने की। नेहा के मुंह से मीरू के मरने की बात सुनकर वो खुद मरने वाला हो गया था। अच्छा, तुम्हें ये बकवास लग रही है? खैर, तुम तो यही चाहते थे। मुझे जरूरी काम है, मैं जा रही हूँ। आज तुम अकेले ही अपनी जीत की खुशी मनाओ। वो जाते हुए भी उसे सुलगाना ना भूली। उसके जाते ही वो सोफे पर बैठा, सर हाथों में टिका गया। आंखें आंसुओं को जब्त करने के चक्रों में लाल हो रही थीं। उसकी आंखों में कुछ देर पहले का मंजर लहराया, जब वो बेयकीन नजरों से उसे नेहा के साथ देख रही थी। फिर जब उसने नेहा से निकाह की बात की तो उसकी आंख टूटे कांच सी किरचियां थी। फिर उसका लड़खड़ाते कदमों से ऊपर की तरफ बढ़ना। एक एक मंजर अपनी आंखों में देखा था। आज एक बेटा जीत गया था और अपनी मीरू को यजमान हार गया था। मर्ज इश्क जिसे हुआ उसे क्या याद रहे, ना दवा याद रहे ना दुआ याद रहे। यूनिवर्सिटी ग्राउंड में वो दोनों आमने सामने बैठी थी। माहा उसके घर के सारे अफराद से बखूबी वाकिफ थी। दोनों के घर वालों का काफी आना जाना था। नुशवा की तरह माहा को भी मीरू अपनी बहनों जैसी अजीज थी। कल से घर में जो माहौल था उसकी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब थी। माहा, यजमान भाई ने अच्छा नहीं किया। मीरू कितनी अच्छी है, मैं कभी भी उनसे बात नहीं करूंगी। वो टिश्यू हाथ में पकड़े बार बार बहती आंखों को साफ कर रही थी। माहा को हकीकतन मीरू को लेकर बहुत दुख हुआ था। वो बचपन से उसे जानती थी। सीधी सादी सी वो मासूम सी लड़की, पल में सबको अपना गिरविदा कर लेती थी। वो घर में सबकी लाडली थी। इतना लाड प्यार के बावजूद उसमें कोई बुरी आदत नहीं थी। ये बात तो माहा को उसका गर्विदा बनाती थी। नुशवा, यार चुप कर जाओ, यूनी में ऐसे अच्छा नहीं लगता। सब तुम्हारी तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं। माहा उसे साथ लगाते समझाने वाले अंदाज में बोली। उनसे कुछ फासले पर खड़ा वो शख्स कब से ये मंजर देख रहा था। जाने क्यों इन सुनहरी आंखों में बहते आंसू उसे जरा पसंद नहीं आए थे। वो लड़की जो अपनी चलती जुबान से सबकी बोलती बंद कर देती थी, इस वक्त खुद बेबस सी लग रही थी। उसे इस बात का हकीकतन अदराक हुआ था। वो लड़की बोलती ही अच्छी लगती है, यूं रोती और बेबस बिल्कुल नहीं। उसके दिल में मोहब्बत अपने पर फैलाने लगी थी, जिससे वो खुद भी इस वक्त अनजान था। वह जल्द आगे ही के दर उस पर खुलने वाले थे। वो कल का पूरा दिन घर से बाहर रहकर आज ही घर लौटा था। किसी ने भी उससे बात करना गवारा ना किया। वो भी चुपचाप अपने कमरे में आ गया। वो अपने कमरे से चंद कदम के फासले पर मीरू के कमरे की तरफ कुछ पल नजरें टिकाए खड़ा रहा। दिल बार बार उसे देखने की दुहाई कर रहा था, मगर वो अपने सारे जज्बातों पर पैर रखता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में भी आकर उसे किसी पल चैन न आया था। मीरू की तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी, मगर उसी के घर आने की इत्तला मिल चुकी थी। वो अब उससे जवाब तलब करना चाहती थी। आखिर उसकी कहाँ गलती थी? सर में दर्द से टीसें उठ रही थीं, जिसे वो लगातार इग्नोर कर रही थी।
धाड़ की आवाज से कमरे का दरवाजा खुला। वो तेज तेज कदमों से चलती उसके नजदीक आई। उसके चेहरे पर गम, गुस्सा, बेबसी और जाने क्या क्या था। वो पहले ही मुझसे सा कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था सब कुछ तहस नहस कर दे, सब भाड़ में झोंक कर उसको सीने से लगा ले, उसकी सारी गलतफहमी, सारे शिकवे दूर कर दे। पर वो सिर्फ सोच ही सका। मीरू ने दुर्स्तगी से आकर उसका गिरबान पकड़ा। हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरी जगह किसी और को देने की? आप क्या समझते हैं खुद को कि जो दिल में आया वो करेंगे? मैं कोई आपकी गुलाम नहीं हूँ जो आपके हुक्म की ताबे चलूं। आपके लिए मेरी जिंदगी कोई मजाक है? जब दिल किया निकाह कर लिया, जब दिल किया करीब आ गए, जब दिल किया दूर चले गए, जब दिल किया किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। वो एक झटके से उसका गिरबान छोड़कर पीछे हुई। आंखों से आंसू खुद को यूं बेमोल होने पर जारों की तार बह रहे थे। आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा रहा था, लेकिन वो ढीठ बनी खड़ी रही। सारे घर वाले दरवाजे के करीब खड़े इन दोनों को देख रहे थे। किसी ने भी इनके दरमियान बोलना मुनासिब ना समझा। दाजान अपनी लाडली पोती को यूं देखकर जैसे खुद भी ढह गए थे। जाने उसके लिए उन्होंने क्या क्या ख्वाब ना सजाए थे। जैसे बेदर्दी से रोने वाला उनका अपना पोता ही था। किसी और से वो क्या शिकवा करते? आप धोखेबाज हैं, बताएं इन सब में मेरा कसूर कहाँ है? मेरी गलती बताएं मुझे, मैं कहाँ गलत हूँ? यजदान यूं खड़ा था गोया उसके लबों पर कुफर लग गया हो। इस सवाल का जवाब खुद उसके पास ना था। वो उसे क्या जवाब देता? कुछ वक्त तक तो वो कुछ भी ना बोल पाया। फिर खुद को कंपोज करके उसकी तरफ बढ़ा। मीरू मेरी बात सुनो, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। उसने आगे बढ़कर उसे थामना चाहा। वो फौरन 2 कदम पीछे हुई। सोचिएगा भी मत, आप मुझे हाथ लगाने का हक भी खो चुके हैं। और बाद में क्यों, अभी जवाब दें मुझे। आप क्या जवाब देंगे अब फैसला तो मैं करूंगी। वो उसकी तरफ देखकर तंजिया मुस्कुराई। आप तो बस दूसरों की गलती की सजा किसी दूसरे को दे सकते हैं। बात कर लिया आपकी गलतियों को माफ, बहुत कर लिया आपका इंतजार के जाने कब आप वापस आए और कब इस रिश्ते को दोबारा अपनाएं। मैं ही क्यों हर बार झुकूं? आप तो मुझसे मोहब्बत के दावेदार थे, तो कहाँ गई आपकी मोहब्बत? उसने बेदर्दी से रुखसार पर बहते आंसुओं को रगड़ा जो उसकी बेतनाई पर बेमोल हो रहे थे। जो उसकी छोटी छोटी तकलीफों पर तड़प जाता था वो बस खड़ा तमाशा देख रहा था। वो उसकी तरफ देखते फिर से बोली, अब आप मेरी शक्ल देखने को भी तरसेंगे? जाइए, आजाद किया आपको इस रिश्ते से। आप नहीं निभाना चाहते इस रिश्ते को तो अब आपसे कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा। आप मेरे जरिए सब घर वालों को तकलीफ देना चाहते हैं तो मुबारक हो, आप कामयाब हुए। आप मेरी माँ को तकलीफ देकर ताईजान का बदला लेना चाहते थे, इसमें भी आपको फतह हुई। इकलौती बेटी के उजड़ने पर कौन माँ तकलीफ में ना होगी? इस वक्त आपकी आंखों पर इंतकाम की पट्टी बंधी है। आप कुछ देखना ही नहीं चाहते। जिस दिन ये धंध हटेगी ना तो आपकी आंखों से तब देखना आप पछताएंगे। और वो उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ते हुए बोली। वो उसकी बातों पर जैसे फ्रीज हो गया था। वो मजीद एक भी लफ्ज कहे बगैर अपने चकराते सर को संभालती वहां से निकलती चली गई। यजदान के दिल ने उसे दुहाई दी कि रोक ले उसे। उसे ऐसा महसूस हुआ कि अगर वो चली गई तो उसकी जिंदगी में जो चंद एक खुशियां हैं वो भी चली जाएंगी। उसका एक एक बढ़ता कदम उसकी खुशियों के दरवाजे उस पर बंद करता जा रहा था, यहाँ तक कि वो नजरों से ओझल हो गई। पर वो ढीठ बना खड़ा रहा और वो एक भी कदम उसकी तरफ ना बढ़ा सका। वो उसे कह के गई थी कि वो पछताने वाला है और वो वाकई पछताने वाला था। घर आकर भी 2 सुनहरी आंखें उसे मुसलसल डिस्टर्ब कर रही थीं। जितनी कोशिश कर रहा था उसको झटकने की, इतना उसका मासूम चेहरा उसकी आंखों के पर्दे पर लहरा था। वो मंजर उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। ये सब उसके साथ पहली बार हुआ था। अपनी इस कैफियत पर वो झुंझला सा गया था। बेवकूफ लड़की, ऐसे सबके सामने कौन रोता है, वो भी यूनी में। उसको वही मंजर याद आया जब 2-3 लड़के उसके रोने पर उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। वो मुसलसल उसी की तरफ इशारा करके बात कर रहे थे। ये मंजर आहान के एक आंख ना भाया था। इस पर उसका दिल किया या तो इन लड़कों की आंखें नोच ले या इस बेवकूफ लड़की को वहां से गायब कर दे। स्टॉप इट आहान, तू क्यों इस लड़ाका लड़की के बारे में सोच रहा है? तेरी बला से वो रोए या हंसे? वो बार बार उसी को सोच आने पर खुद पर लानत भेजते हुए बोला था। और ईद में कभी उसका निशवा की तरह लाड नहीं किया था क्योंकि बचपन से ही यजमान उसको लेकर काफी टीची था। जब से वो संभाला था वो नन्ही सी गुड़िया उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। यजमान का उसके लिए सख्त अंदाज देखकर वो पीछे हट गया था। उसे वो बिल्कुल नुशवा की तरह अजीज थी। उसे तकलीफ में देखकर उसे हकीकतन दुख हुआ। उसे यजमान पर बेतहाशा गुस्सा था। मीरू, मैं आ जाऊं बच्चे? वो दरवाजे पर दस्तक देता उससे इजाजत तलब कर रहा था। वो जब से यजमान के कमरे से आई थी उसके आंसू एक पल के लिए भी ना थमे थे। आ जाए, वो आंसू पोती उसे अंदर आने की इजाजत दे चुकी थी। रीत ने अंदर आते उसके सर पर मोहब्बत से हाथ रखा था। कैसी हो गुड़िया? वो सोफे पर बैठते हुए बोला। उसका ये मोहब्बत भरा अंदाज पहली बार देखा था। नहीं तो वो लिए लिए अंदाज में उससे गुफ्तगू करता था। कुछ देर पहले जो आंसू साफ किए थे जरा सा शफकत भरा मान पाते ही निकल आए थे। मीरू, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई अभी जिंदा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो तुम्हारे साथ गलत कर जाए। यजमान की फिक्र मत करो, उसको तो मैं अच्छे से देख लूंगा। उसका भाइयों वाला मान देने पर वो शिद्दत से रो दी। उरीद भाई, मुझे नहीं रहना यजमान के साथ, मुझे उनके साय से भी दूर रहना है। वो उसकी तरफ बहती आंखों से देखकर बोली थी। जो तुम चाहती हो वही होगा। वो उसे यकीन दिलाने वाले अंदाज में बोला था। शुक्रिया भाई, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वो तशक्कुर भरी नजरें उसके चेहरे पर गाड़ते बोली थी। भाई मैं कहती हूँ, भाई भी कहती हो और शुक्रिया भी। अब यजमान तुम तक तभी पहुंच सकेगा जब तुम चाहोगी। वो नजरें उसके चेहरे पर गाड़े बहुत सोचने में मसरूफ था। माजी
आयशा बेगम भी मीरू को अपनी बहू बनाने के लिए हरगिज रजामंद नहीं थी। इन्हें ना ही महानूर पसंद थी और ना ही जुमेरा। उनका बस चलता तो अपने बेटे की जिंदगी से उस लड़की को कब का निकाल देती जिसकी मासूमियत इन्हें एक नाटक लगती थी। फुप्पो, आपने कहा था यजमान की दुल्हन सिर्फ मैं बनूंगी। वो गुस्से से आयशा बेगम की तरफ देखते हुए बोली, चाहती तो मैं भी यही थी, मगर यजमान इस चालाक लड़की के पीछे पागल है। दूसरा, दाजान और शहीर दोनों ही इस रिश्ते के लिए राजी थे। मेरी इस मामले में एक भी ना चली। वो यजमान की आंखों में मीरू के लिए मोहब्बत देखकर जलती कुड़ती रहती थी। फुप्पो, आपके चाहने ना चाहने से अब क्या होगा? यजमान तो अब मेरी दस्तरस से बहुत दूर चले गए। वो मसनई उदासी से चेहरे पर सजाते हुए बोली थी। आयशा बेगम उसका उदास चेहरा देख पल में पिघल गईं। उनकी दिली ख्वाहिश थी अपने इकलौते भाई की बेटी को अपने यजमान की दुल्हन बनाने की, लेकिन इस मामले में किसी ने भी उनका साथ ना दिया। उनके पास एक ही रिश्ता था और वो था उनका इकलौता भाई, जिससे इन्हें बेहद मोहब्बत थी। इसी मोहब्बत की खातिर वो वर्दा को अपने बेटे के लिए सोच चुकी थी, लेकिन ताजान और शहीर दोनों ही इसके इरादों पर पानी फेर चुके थे। इन्हें महानूर से बेतहाशा नफरत थी, जिसकी वजह से ना तो वो अपने बेटे की मोहब्बत ठीक से देख पा रही थी और ना उसकी खुशियां जो सिर्फ और सिर्फ मीरू के साथ वाबस्ता थी। माजी मीरू यजमान स्पेशल जिंदगी अपनी डगर पर रवां दवा थी कि अचानक होने वाला ये हादसा इनकी जिंदगियों में हलचल मचा गया। आयशा बेगम एक दिन ऐसा सोई कि दोबारा उठ ही ना पाई। हरकत कदर बंद होने की वजह से वो इन सबको अकेला छोड़े अपने अगले सफर के लिए रवाना हो गई। यजदान को तो यकीन न आया कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा सानिया भी हो सकता है। वो यकीन करता भी तो कैसे, अभी सुबह ही तो इन्हें सही सलामत छोड़कर गया था। उसे लगा उसकी जिंदगी उससे खफा हो चुकी है। वो गुमसुम सा होकर रह गया। जिंदगी ने इतना बड़ा धोखा दिया था कि वो खुद से भी खफा होकर रह गया। अभी थोड़ी देर पहले ही सारे मर्द आयशा बेगम को दफनाकर वापस लौटे थे। यजदान बगैर किसी से बात किए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मीरू उसके दर्द को खुद पर महसूस कर रही थी। ये तकलीफ ऐसी थी जिसका कोई भी असाला नहीं था। वो उसके कमरे की तरफ जाता देखती रह गई। कुछ देर बाद वो खाना ट्रे में रखती उसके कमरे की तरफ बढ़ गई थी। वो सुबह से भूखा प्यासा कुमलाया सा घूम रहा था। मीरू उसके लिए हकीकतन फिक्रमंद थी। बेशक उसका आयशा बेगम के साथ रिश्ता बहुत अच्छा ना था। वो जरा जरा सी बात पर उसको डांट देती। पिछले 1 साल से जब से वो यजदान के निकाह में आई थी, उनका रवैया उसके साथ इंतहा से ज्यादा बुरा हो गया था, मगर उसने कभी उनकी बातों का बुरा ना माना था। मगर यजदान की तो वो माँ थी। वो बगैर दरवाजे पर दस्तक दिए अंदर की तरफ बढ़ी। जब वो उसे सोफे पर सबसे लातलुक सा बैठा नजर आया, उसने कदम उसकी तरफ जाने बढ़ाए। खाने की ट्रे मेज पर रखकर उसके करीब ही बैठ गई। यजदान उसने करीब बैठकर उसके कंधे पे हाथ रखा। यजदान ने अपनी सुर्ख नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। यजदान, खाना खा लें, आप सुबह से ऐसे ही घूम रहे हैं। मैं मानती हूँ आपका गम बहुत बड़ा है, मगर जाने वालों को कौन रोक सकता है। हम सब उसी की तो अमानत है। आज नहीं तो कल सब ने जाना है। वो मासूमियत से पुर लहजे में बोली। जानता हूँ, पर इस दिल का क्या करूं जैसे सबर नहीं आ रहा। वो उसके मासूम चेहरे को देखता दर्द से चूर आवाज में बोला, आ जाएगा, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। वो आपकी पसंदीदा चीज लेकर ही तो आजमाता है। वो जितनी समझदारी से बात कर रही थी, कोई नहीं कह सकता था कि वो महज 17 साल की है। वो कुछ ना बोला, महज उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। मीरू उस अचानक होने वाली अफतार पर घबरा सी गई थी, मगर वो उसकी हालत के पेश नजर कुछ न कह सकी। यजदान, पहले खाना तो खा लेते। वो उससे आंखें मूंदता देख फिक्रमंदी से बोली थी, मुझे भूख नहीं है, मैं महज कुछ देर सुकून चाहता हूँ। वो उसकी बात पर अपनी बंद पलकों को खोलता जवाब देता दोबारा आंखें मूंद गया था। मीरू ने उसके घने बालों वाले सर को देखा था। जाने उसके मन में क्या समाई, वो धीरे धीरे उसके घने बालों में उंगलियां चलाने लगी। सुकून मिलते ही वो नींद की गहरी वादियों में उतरता चला गया। उसके सोने का यकीन करके उसने सर सोफे पर रखा, फिर बेड से तकिया उठाकर उसका सर उसके सर नीचे सेट किया और एक नजर उस पर डालते खाने की ट्रे लेते बाहर चली गई। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, चलती रहती है। यजमान की जिंदगी में यह खला तो शायद सारी उम्र रहना था, मगर वो संभल गया था। इस दौरान जो चीज उसने शिद्दत से नोट की थी वो थी मीरू के लिए उसकी फिक्र। वो शायद उसे उदास नहीं देख सकती थी। वो तो पहले ही उसका दीवाना था। अब दिल उसकी इतनी मुखलिसी पर और उसकी तरफ झुका जा रहा था। सही कहते हैं कि अपनों की पहचान गम की सूरत हाल में ही होती है। उनकी जिंदगियों के अवारिक 2 साल मजीद आगे पलटे और उसकी मीरू के निकाह को 3 साल हो चुके थे। रात को वो उसके कमरे में इससे इजाजत तलब करके आया था। वो मीरू से बेतहाशा मोहब्बत करता था। अब उसका इरादा बहुत जल्द उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने का था। मीरू, बस कुछ दिन और, तुम्हारा ये जज्बान तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए शिद्दत से बेकरार है। वो दिलकशी से मुस्कुराता हुआ खुद को आईने में देखकर नीचे की तरफ बढ़ गया। वो आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी। साथ साथ आंखों के पर्दे पर रात का वो मंजर लहरा रहा था जब यजमान उसके नजदीक उसके बेडरूम में मौजूद था। उसे उसकी ये बात इतनी अच्छी लगी कि वो उसे उसकी रजामंदी पूछने आया था। कैसे वो इनकार करती। मोहब्बत की मंजिलों पर वो खुद उसके साथ कदम रख चुकी थी। वो इस सफर की हमराही बन चुकी थी जहां से वापसी शायद नामुमकिन ही थी। वो वापस आना भी नहीं चाहती थी। वो यजमान के संग आगे आने वाले सारे रास्ते, सारी मंजिलें पार करना चाहती थी। वो खुदा का शुक्र करती ना थकती थी कि यजमान उससे इतनी मोहब्बत करता था। वो उसके करीब आने के, उसके साथ वक्त गुजारने के बहाने ढूंढता था। वो मोहब्बत में शिद्दत का कायल था। वो कई दफा इससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका था। जब वो इस पर अपना हक जताता, मीरू को वो लम्हे बेहद पसंद थे। वो शर्मीली सी मुस्कान चेहरे पर सजाए उसकी मोहब्बत के इजहार में खोई थी। चेहरे पर इस वक्त ढेरों रंग बिखरे थे।
रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त था। आज उसे ऑफिस से आते काफी देर हो गई थी, वरना वो अमूमन टाइम पर ही आता था। लेट वो तभी होता था जब उसे बाकी जरूरी काम हो। इस दौरान ये ड्यूटी मीरू की थी कि वो उसे खाना देके और फिर ही सोती। वो नींद की इतनी कच्ची थी कि रात को जल्दी सो जाती थी। माँ के डांटने पर वो मुंह बसोरकर उसका इंतजार करती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हाल था। घड़ी ने जब 11 का हिंसा भी अबूर किया, उसकी बस हुई थी। आंखें नींद से बंद होना शुरू हुई। जब गाड़ी रुकने की आवाज पर उसे हकीकतन खुशी हुई थी। उसने सोचा था कि जल्दी जल्दी खाना देकर वो सोने के लिए चली जाएगी। यजदान के लाउंज में कदम रखते ही मीरू उसे देखकर बोली, खाना लाऊं? उसकी इतनी जल्दबाजी पर यजदान के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। बीवी, अंदर तो आने दो यार। ना सांस लेने दिया, ना ही फ्रेश हुआ हूँ, आते ही खाना खाने बैठ जाऊं। यजदान उसकी जल्दबाजी पर चोट करते बोला, मगर सामने भी मीरू थी जिसकी अपनी ही मंतक थी। हाँ तो मैं कब से यहाँ फ्रीज होकर आपका इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आया करें वरना खाना नहीं मिलेगा, वो नाक चढ़ाते बोली थी। यजदान का भरपूर कहका लाउंज में गूंजा। बीवी, ये जुल्म मत करना, गरीब सा बंदा हूँ, कहाँ जाऊंगा? वो मुस्कुराहट जब्त करते मसनूई उदासी चेहरे पर सजाकर बोला। सुबह से काम कर करके जो थकान हुई थी, उसकी बीवी अपनी मासूम बातों से पल में फ्रेशता कर गई थी। उसे सारी थकन पल में दूर में होती महसूस हुई। गरीब वरीब कोई नहीं है आप, उसने कहते ही मुंह बसोरा। टाइम जाया मत करें, जल्दी से फ्रेश होकर आइए, खाना गर्म कर रही हूँ, आपकी वजह से मेरी नींद खराब होती है। वो उसे जाने का इशारा करते हुए बोली, बहुत ज्यादा नींद नहीं आती तुम्हें? शादी के बाद अच्छे से तुम्हारी नींदों का इलाज करूंगा। वो उसे देखते जुमैनी अंदाज में बोला, आप मुझे डरा रहे हैं कि शादी के बाद भी मैं ऐसे ही रहूंगी जैसे अपने माँ बाप के घर हूँ, अपनी मर्जी से सोऊंगी, खाना खाऊंगी, पीऊंगी। अगर आप मुझ पर हुक्म चलाना चाहते हैं तो मैं अभी आपसे शादी से इनकार करती हूँ। वो उसकी बातों का मतलब समझे बगैर घूरते हुए बोली, जानम, इनकार तो अब मैं तुम्हें किसी सूरत भी करने नहीं दूंगा। वो करीब आते उसे अपने हिसार में लेते उसके दाएं रुखसार को चूमते हुए बोला, हाँ तो फिर आप ही वादा करें, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, शादी के बाद बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। वो उसके हिसार में खड़ी अपने आंखें उसकी आंखों में गाड़ते हुए बोली, वादा रहा जानम, तुम्हारा ये जज्बान पूरी दुनिया के लिए बदल जाएगा मगर अपनी मीरू के लिए कभी नहीं बदलेगा। वो उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए बोला था। उसके इकरार पर वो खिल सी गई थी। वो उसकी मुस्कुराहट को देखता उसके सर पर होंठ रखते फ्रेश होने चला गया। मीरू भी हंसी हुई इसके लिए खाना गर्म करने लगी। थोड़ी देर बाद वो नाइट ड्रेस, ट्राउजर और शर्ट में मलबूस फ्रेश सा नीचे आया। तब तक वो उसके लिए खाना गर्म कर चुकी थी। उसको जाता देख वो उसे हाथ पकड़कर अपने साथ वाली कुर्सी की को करीब खींचते बिठा चुका था। मीरू भी खामोशी से उसके नजदीक बैठ गई। जब तक मैं खाना नहीं खा लेता मेरे करीब बैठी रहो। वो मोहब्बत से उसे देखते खाना शुरू कर चुका था। तुमने खाना खाया? उसके पूछने पर मीरू ने महज असबात में सर हिलाया। फिर भी वो उसे अपने साथ साथ खिला रहा था। मीरू ने चंद एक निवाले लेकर बस कर दिया। उसे वाकई मन नहीं था। खाना खाकर मीरू ने बर्तन उठाए, इन्हें धोकर रैक में रखा और वो किचन के दरवाजे पर खड़ा मोहब्बत से पुर नजरों से देख रहा था। उसके फारिग होने पर यजमान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे कुछ हिचकिचाते हुए उसने थाम लिया। वो उसे लेकर बाहर गार्डन में आ गया। हम रुखसती के बाद रोज ऐसे ही गार्डन में सैर करेंगे और वैसे वो सारी चीजें करेंगे जो मेरी मीरू को पसंद हो। वो उसके साथ चहलकदमी करते हुए बोला, आप मुझे हफ्ते में एक बार लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाएंगे? वो चमकती आंखें उस पर टिकाकर बोली, मैं तो रोज लेकर जाने के लिए तैयार हूँ, बशर्त ये कि तुम अपनी नींद का कुछ इंतजाम कर लो। वो शरारती निगाहें उस पर टिकाकर बोला, आप तो अभी से मेरी नींद के दुश्मन हैं। वो खुफगी से मुंह मोड़ गई। कहा यार, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। नाराज हो गई। वो पीछे से उसे अपने हिसार में लेकर थोड़ी उसके कंधों पर टिका गया। नहीं, वो उसकी तरफ चेहरे मोड़े यकलफ्जी जवाब दे गई थी, देखना हमारी जिंदगी बहुत हसीन होगी जिसमें यजमान और उसकी मीरू और उनकी ढेर सारी मोहब्बत होगी। मैं जिंदगी के एक एक पल को तुम्हारे साथ खुलकर एंजॉय करना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ बहुत सारी हसीन यादें बनाना चाहता हूँ। दोनों की नजरें इस वक्त सामने चमकते चांद पर थीं और वो जिंदगी की हसीन ख्वाब बुन रहे थे। वो उसके कानों में मोहब्बत भरी सरगोशियां करता उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। मैं कल सुबह दाजान से बात करने वाला हूँ। मुझे यकीन है वो जरूर मान जाएंगे रुखसती पर। वो इसे इतने आगे वाले इरादों से जाहिर कर रहा था। वो हवा खून की बढ़ती देख उसे लिए अंदर की जाने बढ़ गया। रात भी बहुत हो चुकी थी, अब वाकई उसे सो जाना चाहिए था। हम इश्क के इस मुकाम पर हैं जहाँ दिल किसी और को चाहे तो गुनाह होता है। वो सुबह होते ही दाजान के कमरे के बाहर में मौजूद था। उसके अलावा शहीद साहब और शावेज दोनों ही वहां मौजूद थे, जिन्हें यजान ने यह कहकर बुलाया था कि वो जरूरी बात करना चाहता है। हाँ बरखुरदार, बोलो क्या कहना है भाई? इतने अर्जेंट नोटिस पर सबको यहाँ जमा किया। दाजान एक नजर उस पर और एक नजर शहीद और शावेज पर डालते हुए बोले, जो खामोशी से यजमान के बोलने का इंतजार कर रहे थे। दाजान, बात वाकई बहुत अहम है। वो बिला वजह का सस्पेंस फैलाते हुए बोला था। दाजान ने उसे इन नजरों से देखा जैसे कह रहे हो कि बरखुरदार, इधर उधर की हाँकना बंद करो, सीधा मुद्दे की बात पर आओ। यजमान को अपनी शादी की बात अपने मुंह से करते थोड़ा सा अजीब लग रहा था। दाजान की नजरों से गड़बड़ाते वो फौरन सीधा हुआ। अब की बार जब वो बोला तो उसके लहजे में बेहद संजीदगी थी। दाजान, मैं चाहता हूँ अब आप मीरू की रुखसती कर दें। हमारे निकाह को 3 साल हो चुके हैं। मेरे ख्याल में इतना अरसा बहुत होता है। हम एक दूसरे को इतना समझ चुके हैं कि अब हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं और अब मैं मजीद मीरू से दूर नहीं रह सकता। यकीन मानिए, आपकी पूती से बेनतहा मोहब्बत करता हूँ। उसे बहुत खुश रखूंगा। वो अपनी बात मुकम्मल करते खामोश होकर अब इनकी तरफ देखने लगा। दाजान ने दाद देने वाली नजरों से उसकी तरफ देखा।
बहुत खूब साहबजादे, हम समझते थे हमारा बस ये छोटा बेटा ही बेशर्म है, मगर हमारा पोता तो उनसे भी 4 हाथ आगे निकला। उन्होंने एक नजर शावेज पर डालकर पोते को तंजिया नजरों से देखा, पर सामने भी यजमान था भला का ढीठ और बेशरम, उसे भला क्या फर्क पड़ना था, मगर शावेज साहब खामखा में गड़बड़ा कर रह गए। बाबा जान, इधर भला मेरा क्या जिक्र। उन्होंने फुग्गी भरी निगाहों से बाप की तरफ देखा। शहीद साहब नीचे मुंह करके अपनी हंसी छुपाई। अपने छोटे भाई को यूं लपेट में आता देख वो भी हंसी जब्त करके रह गए थे। शर्म नहीं आती अपने दादा के सामने अपनी मोहब्बत का यूं धड़ल्ले से इजहार करते हुए। वो शावेज को भाई को इग्नोर करते यजमान की तरफ मुड़े। दाजान, कैसी शर्म, मेरी मनकुआ है और मोहब्बत करता हूँ, अगर इजहार कर दिया तो फिर क्या हुआ। आप मेरी तवज्जो रुखसती से नहीं हटा सकते। अगर दाजान शेर थे तो वो सवा शेर था। अभी वो बच्ची है, पढ़ रही है, फिर भी आपकी बात पर हम 1 साल बाद गौर करने का सोच सकते हैं। वो उसकी बातों को सिरे से इग्नोर करते हुए बोले, हाँ ये अच्छा है, पोती के बड़ा होने का इंतजार करें, बेशक पोता बूढ़ा हो जाए। वो उनकी बातों पर झुंझला कर बोला। उसकी बात पर इन तीनों के फलक शगाफ कह के गूंजे। यजमान ने नाराज नजर इन सब पर डाली थी। दाजान, आप रुखसती का इंतजाम कर दे, इन्हें बड़ा मैं खुद ही कर लूंगा। इतनी भी कोई बच्ची नहीं है मोहतरमा, 19 साल की हो चुकी हैं। अगर आप अब भी ना माने तो मैं खुद ही रुखसती कर लूंगा। वो उनके कहकों को इग्नोर करते हुए बोला, अच्छा भाई सोचते हैं कुछ इस बारे में, पहले मीरू की रजामंदी तो ले लें। वो उसके सामने हार मानते हुए बोले, मीरू को कोई एतराज नहीं, आप रुखसती की डेट फिक्स करें। वो इस अमल को मजीद तवालत में डालते वो बरजस्ती से बोला था, हाँ भाई हमारे पोते को बहुत जल्दी है। शावेज, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं। वो पोते की बेकरारियों पर महज उसे घुर कर रह गए। नहीं बाबा जान, हमें कोई एतराज नहीं। वो दाजान को जवाब देते यजमान की तरफ मुतवज्जो हुए। यजमान, हमारे लिए मीरू ही हमारी जिंदगी की सारी खुशियों की वजह है, हमारी और मानूर की जिंदगी का कुल असासा। तुम यकीन मानो, हमारी जिंदगी में जो मुस्कुराहटें हैं वो महज मीरू के दम से हैं। हम इन्हें तकलीफ में नहीं देख सकते। हमारी जिंदगी हमारी छोटी सी गुड़िया है, बस इतना कहेंगे कि इन्हें खुश रखिएगा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। उनके लहजे में मीरू के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। वो फिक्रमंदी से यजमान की तरफ देखकर बोले। इन्हें यकीन था कि वो यजमान मीरू को बहुत खुश रखेगा, मगर वो एक बाप थे, कैसे अपनी इकलौती बेटी के लिए फिक्रमंद ना होते। चाचू, मैं मीरू को बहुत खुश रखूंगा, यकीन मानिए, कभी उस पर कोई आंच भी नहीं आने दूंगा। वो उनका हाथ थामते यकीन दिलाने वाले लहजे में बोला। शावेज उसकी बातों पर महज सर हिलाकर रह गए। शावेज ने मोहब्बत से उसे गले लगाया। मुबारक हो यजमान। शहीर भी बेटे के गले लगाते हुए बोले। यजमान बाप से मिलता दाजान की तरफ आया। दाजान ने भी उसकी पेशानी पर प्यार किया। सबके बाहमी मशवरे पर इस महीने के आखिरी जुम्मे को रुखसती का फरीजा अंजाम देने का फैसला हुआ। ये रात का वक्त था। मीरू बेड पर लापरवाही से बैठी सामने चलती स्क्रीन पर चलती बारबी मूवी देखने में मसरूफ थी। शावेज ने दरवाजा खुला तो वो बगैर हुज्जत के खुल गया। वो बेटी के बच्चों वाले अंदाज पर महज मुस्कुराकर रह गए। उनकी मीरू से मोहब्बत मिसाली थी। उन्होंने शायद ही अपनी जिंदगी में उसे कभी डांटा हो। अक्सर महानूर की डांट से भी वो उसे बचाते आए थे। मीरू बच्चे आ जाओ, वो इजाजत तलब करने वाले अंदाज में बोले। आइए ना बाबा, आप वहाँ क्यों खड़े हैं। वो मूवी बंद करते सीधी हो बैठी। वो उसके करीब आते बेड पर बैठे उसे अपने हिसार में ले चुके थे। उसके मासूम चेहरे पर बला का सुकून था। मेरी गुड़िया की पढ़ाई कैसी जा रही है, यजमान ठीक तो पढ़ा रहा है। वो उसके सर पर लब रखते बोले। यजमान के जिक्र पर ढेरों रंग उसके चेहरे पर बिखरे। जी बाबा, अच्छे से पढ़ाते हैं। वो यजमान के जिक्र पर झिझकती हुई बोली थी। मेरी छोटी सी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है कि उसे किसी उसका हकदार उसको लेने आने वाला है। अभी वो कल का दिन ही लगता है जब गुलाबी कंबल में लिपटी छोटी सी गुलाबी गुड़िया मुझे पकड़ाई गई थी। वो आप दीदा होते उसके हाथों को चुम गए थे। मीरू भी रोते हुए उनके सीने से लिपट गई। गुड़िया यजमान रुखसती चाहता है, उन्होंने आपसे बात की। वो उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए बोले। उसने महज इस बात में सर हिलाया। आपको कोई एतराज तो नहीं अगर आपके पापा आपकी रुखसती का फैसला करें। वो रुखसती से पहले इससे तस्दीक चाहते थे। इन्हें पूरा यकीन था कि उनकी बेटी उनका मान कभी तोड़ ही नहीं सकती। मीरू ने उनके साथ लगे ही नफी में सर हिलाया। फिर वो कितनी देर उससे के पास बैठे उनकी बेमैनी गुफ्तगू सुनते रहे, क्योंकि अब मीरू को चुप करवाना उनके बस की बात नहीं थी। वो बड़ी तवज्जो से उसकी एक एक बात सुन रहे थे। सब घर वालों को बाहमी रजामंदी से घर में शादी के हंगामे शुरू हो गए थे। सारी शॉपिंग यजमान ने मीरू की पसंद से की थी। बड़ी तेजी से दिन आगे को सिरकते जा रहे थे। शादी से 1 हफ्ता पहले मीरू को मायूं बिठा दिया गया था। इस रस्म पर यजमान बेहद झुंझलाया सा घूम रहा था। अब वो इस फजूल सी रस्म का जवाब तलब करने दाजान और दादी के कमरे में मौजूद था। उसके मुताबिक ऐसी कोई रस्म थी ही नहीं। दादी जान, ये कैसी अजीब सी रस्म है कि हम अब शादी तक मीरू का चेहरा नहीं देख सकते। वो कोशिश के बावजूद अपने लहजे को झुंझलाहट ना छुपा सका। क्या बोले जा रहे हो, ये कोई फजूल सी रस्म बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मीरू का अब तुमसे पर्दा है। अब तुम उसके आसपास भटकते नजर ना आओ। वो तंबीह करने वाले अंदाज में बोली। वाह बहुत खूब, ये अच्छा है, शौहर से पर्दा करवा दो। और वो चुड़ैलें जो दिन रात उसके सर पर सवार रहती हैं, अगर मेरी बीवी को नजर लगा दी तो। वो लड़कियों के ग्रुप पर चोट करते हुए बोला, जो इस वक्त मीरू के गिर्द गहरी पहरादारी कर रही थी। दाजान पोते के अंदाज पर मुस्कुरा कर रह गए, जबकि दादी जान ने पोते की बेशर्मी पर दुपट्टा मुंह पर रखकर हंसी दबाई। यजमान बच्चे, कुछ शर्म करो, आपकी बीवी कुछ दिनों तक आपके पास होगी, बस कुछ दिन इंतजार कर लें। दादी जान ने उसे समझाने की नाकिस सी कोशिश की। ओके, कोशिश करूंगा आपकी पोती से दूर रहने की। वो मुंह के जाविये बिगाड़ते बोला था। उनके समझाने पर उसने महज इस बात में सर हिलाया। दादी जान,
उसके समझ जाने पर सुकून का सांस लेकर रह गई थी। आखिर को दिन सिरकते गए और आज मायों का दिन आ पहुंचा। मायों का दिन बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर नहीं किया गया था। हवेली के लॉन को खूबसूरती से बल्कि कुमकुमों से सजाया गया था। एक तरफ स्टेज बनाकर उस पर सोफे सेट कर दिए गए थे। हर तरफ खूबसूरत लाइट जलती माहौल को खूबसूरत बना रही थी। मीरू नारंगी रंग का लहंगा पहने हर देखने वाले की आंख को फेरा कर रही थी। फूलों का जेवर पहने वो खुद पर महकता गुलाब लग रही थी। हाथों में गजरे पहन रखे थे, माथे पर फूलों का छोटा सा मांग टीका और कानों में बालियां जो से बेतहाशा हसीन दिखा रही थी। हरी आंखों में सुनहरी ख्वाब सजा रखे थे। चेहरा किसी भी आराई से पाक वैसे ही दमक रहा था। होंठों पर महज हल्का सा गुलाबी ग्लोस लगाया हुआ था। दूसरी तरफ यजमान ग्रे कलर के कुर्ता शलवार में बेहद हैंडसम लग रहा था। मोहब्बत को पा लेने की सोच पर उसकी छवि निराली थी, जैसे दुनिया फतह कर ली हो। आंखें खुशी से बेतहाशा चमक रही थीं। हल्ला गुल्ला करते दोस्तों और कजनों की हमरा यजमान आकर स्टेज पर बैठा था। उसके दोस्तों और कजनों ने खूब रौनक लगाई थी। हर तरफ खुशियों के शादियाने बज रहे थे। उसके होंठों से मुस्कुराहट जताने का नाम नहीं ले रही थी। ये लम्हे उसके लिए बेहद खास थे। कुछ देर बाद मीरू, नुशवा और कुछ दोस्तों की हमरा उसी की तरफ आती नजर आई थी। चेहरे पर घूंघट डालकर चेहरा छुपाया गया था। यजमान का दिल उसका चेहरा देखने को शिद्दत से धड़का। पिछले 5 दिनों से वो उसकी झलक तक न देख पाया था। इस बेकरार दिल को उसकी झलक देखकर सुकून मिलना था। उसके करीब आते देखकर वो स्टेज के कोने पर खड़ा होता, हाथ उसकी तरफ बढ़ा चुका था, जिसे धड़कते दिल के साथ मीरू थाम चुकी थी। उसके हाथ को होंठों से लगातार नरमी से लब रख चुका था। हर तरफ वोटिंग का शोर होने लगा था। सर के सामने उसकी जसारत पर मीरू के कदम लड़खड़ाए थे, मगर वो उसे सहारा देता स्टेज पर चढ़ा चुका था। मेरी जिंदगी में पहला कदम मुबारक हो जानम, वो उसके कान में सरगोशी करते उसे एहतियात से सोफे पर बिठा चुका था। मीरू के लब उसकी बात पर मुस्कुराहट में ढले। दिल की धड़कन तो उसके नजदीक आने से 100 की स्पीड पकड़ चुकी थी। वो उसके साथ जुड़कर बैठता, उसका हाथ थाम चुका था। इतने मेहमानों की मौजूदगी में उसकी जसारतें उसे सुर्ख कर गई थी। हाथ छोड़े यजमान, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। वो उसके हाथ में दबा अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, सारी यही सोचेंगे कि यजमान अपनी मीरू से बेइंतहा मोहब्बत करता है। वो उसके करीब झुकता सरगोशी करने वाले अंदाज में बोला। इन सब में उसने उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था, बल्कि वो ढीठ बना उसके पीछे से उसकी कमर के गिर्द हाथ गुजारता उसे अपने साथ लगा चुका था। मीरू ने उसके हाथ पर चुटकी काटी, मगर वो भी ढीठ वाक़ हुआ था। मजाल था कि वो 1 इंच भी हिला हो। मीरू महज दांत पीसकर रह गई थी। इन सब में भी यजमान बेचैन सा था। वो दुपट्टे के नीचे छुपा उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। कुछ सोचते हुए उसने किसी को मोबाइल से पैगाम भेजा। उसका दोस्त उसका इशारा मिलते ही काम पर लग चुका था। उसका इशारा मिलते ही उसका दोस्त मेन स्विच बंद कर चुका था। हर तरफ अंधेरा सा छा गया था। मीरू ने घबराकर उसका बाजू थामा। रिलैक्स, मैं इधर ही हूँ, तुम्हारे पास, वो उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला। फिर अंधेरे का फायदा उठाए उसे कमर से थामे लॉन से बाहर एक सुनसान गोशे में आ गया, जहाँ इस वक्त कोई ना था। मीरू ने इस अवतार पर गिरने से संभलने के लिए उसे मजबूती से थामा। उसने पिलर के नजदीक लाकर उसकी कमर से हाथ हटाया। मीरू ने गिरने के डर से पिलर से टेक लगाई। यजमान क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा, वो अंधेरे में ही उससे बोली, जो उसका हाथ थामे खड़ा था। चांद की हल्की सी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो उसकी कहाँ सुन रहा था, वो तो महज अपने दिल की आवाज सुन रहा था। दिल की धड़कनें उसकी एक झलक देखने के लिए बेकरार थीं। जानती हो ना, पिछले 5 दिनों से तुम्हें देखा नहीं, बस इसलिए जान जा रही है। वो उसके कान के करीब झुकता सरगोशी करने वाले अंदाज में बोला। बोलते हुए उसके लब मीरू के कान की लो को छू रहे थे। इतना कहते ही उसने मीरू के चेहरे पर मौजूद घूंघट उठाया था। वो स्टिल वहीं खड़ा रह गया। वो लगी इतनी हसीन रही थी, मायूं के जोड़े में वो चांदी की तरह दमक रही थी। कुछ उसकी कुर्बत पर उसके चेहरे पर ढेरों रंग बिखरे हुए थे। माशाल्लाह, उसके हसीन चेहरे को देख वो हल्के से बुड़बुड़ाया। जान लेने का इरादा है। उसके हुस्न के आगे वो चारों शाने चित हुआ था। गहरा सांस लेते उसकी नाक से अपनी नाक जोड़ गया। मीरू उसकी कुर्बत में सांस भी रोक गई थी। उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर पड़ते वो अच्छे से महसूस कर सकती थी। उसके बाजू मीरू के गिर्द मजबूती से हाइल हो चुके थे। वो उसकी तेज धड़कनों की आवाज बखूबी सुन रहा था। दिल चाह रहा है तुम्हें सबसे दूर अपने साथ ले जाऊं। सारा जमाना जालिम समाज बना है, अभी 2 दिन मजीद हैं। हाय कैसे इंतजार करूं, वो ठंडी आह भरते हुए बोला था। 2 दिन है महज, ऐसे गुजर जाएंगे। उन्हें हाय धीमी आवाज में बोली। अगर वो उसके करीब ना खड़ा होता तो वो उसकी आवाज सुन ना पाता। ऐसे नहीं गुजरेंगे जानम, मेरे लिए एक एक पल सदियों जैसे हैं। वो गहरी सांस भरकर अपना चेहरा पीछे कर गया। गौर से उसकी तरफ देखा जो आंखें बंद किए खड़ी थी। यजमान ने उसकी बंद आंखों पर होंठ टिकाए तो फट से आंखें खोल गई। उसका चेहरा देख वो बेखुद हो रहा था। उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरता उसके एक एक नक्श को होंठों से छूने लगा। मीरू कपकपाते हुए उसका कंधा थाम गई थी। वो मजीद मजबूती से उसकी कमर को जकड़े अपने साथ लगा गया था। कितने ही लम्हे वो उसे खुद में भींचे खड़ा रहा। मीरू उसके दिल के मुकाम पर सर टिकाए उसकी धड़कनों का रक्स सुन रही थी। वो कितनी ही देर एक दूसरे में खोए खड़े रहे। इर्द गिर्द का तो जैसे होश ही ना था। जब मोबाइल की रिंगटोन ने यह फसूं तोड़ा था, यजमान ने पीछे होते मोबाइल निकालकर देखा, जहां उसके दोस्त का मैसेज जगमगा रहा था। चलो
लाइट आने वाली है। वो उसका घूंघट वापस उलटा, उसका हाथ थामते वापस लॉन की जाने बढ़ा। उसकी बातों से इतना अंदाजा हो चुका था कि ये लाइट उसी ने बंद करवाई है, मगर वो एक लफ्ज भी बोल ना सकी। अभी वो अपनी धड़कनों को शुमार कर रही थी जो उसकी कुर्बत पर इस कदर बढ़ गई थी। वो उसे वापस लाकर स्टेज पर बिठा चुका था। उनके बैठने के चंद पल बाद ही लाइट आ चुकी थी। मायूं की ये रस्म खैर आफियत से अंजाम पाई थी। सारे मेहमान तकरीबन अपने अपने घर जा चुके थे, चंद एक मेहमानों के अलावा। ये तकरीबन रात का वक्त था। अपने करीब ठहरी सारी लड़कियों को थकान का बहाना करके भेज चुकी थी। उसने कमरे में आकर सुकून का सांस लिया। जो पिछले कुछ दिनों से मछली बाजार बना हुआ था, आज बड़ी मुश्किलों से दादी जान से कहकर उसने सबसे जान छुड़वाई थी। वो अभी तक मायूं के लिबास में मलबूस थी। दुपट्टा अच्छे से पिनों से सेट किया गया था। उसने झुंझुलाकर दुपट्टे पर लगी पिनों को देखा। वैसे हद है, इन बेवकूफों ने इतनी पिनें लगा दी। उसने बुड़बुड़ाते हुए पिनें निकाली थी। साथ साथ नुशवा और अपनी कजन्स को गायबाना घुरी से नवाजा था, क्योंकि आज ब्यूटिशियन को बिल्कुल भी बुलाया नहीं गया था। उसने कोई मेकअप ना किया था, इसलिए उसकी कजन्स ने उसका दुपट्टा अच्छे से सेट किया था, जो कि उसे अब अपनी जान का आजार लग रहा था। पिने निकालकर वो दुपट्टा उतारकर लापरवाही से सोफे पर डाल चुकी थी। हाथों में पहने उन गजरों को उतारती वो बालों में लगी पिने उतारने लगी। लंबे घने बाल पीछे कमर पर बिखर गए थे। यजदान ने कमरे में कदम रखकर एहतियात से दरवाजा बंद किया। हाय प्रिंसेस, वैसे दुपट्टे के बगैर ज्यादा अच्छी लग रही हो। वो कमरे में दाखिल होता आंख मारते हुए बोला था। मीरू ने उसे भरपूर घुरी से नवाजा। अब कुछ देर पहले गुजरे कुर्बत के वो लम्हे नहीं भूली थी। वो जिन की तरह फिर नाजिल हो गया था। मीरू ने दुपट्टा उठाकर खुद पर ओढ़ा, फिर कड़े तेवरों से उसकी तरफ मुड़ी। आपको अपने कमरे में सुकून नहीं है, जो बार बार जिन की तरह नाजिल हो जाते हैं? बेशर्म कहीं के। वो खा जाने वाली नजरों से उसे देखते हुए बोली। मैं तो यहाँ तुम्हें बाहर लेकर जाने आया था। सोचा था कुछ पल साथ गुजारेंगे, फिर तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। मगर अफसोस, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं। वो मसनूई उदासी चेहरे पर सजाते बोला। मीरू ने उसकी बातों में से महज आइसक्रीम वाली बात ध्यान से सुनी थी। मैं चल रही हूँ, चेंज तो करने दे। वो उसको बाहर जाता देख उसके रास्ते में हाइड हुई। उसकी चालाकी पर वो मुस्कुराहट दबा गया। यजदान ने उसके माथे पर झूलते टीके को देखा, जो अपनी जगह से हिलता एक साइड पर हो गया था। यजदान ने वो टीका उतारकर नरमी से अपने लब माथे पर रखे थे। जल्दी से चेंज कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ। वो उसका गाल चौकता बेड पर लेटता मोबाइल चलाने लगा। मीरू जल्दी जल्दी में जो ड्रेस हाथ लगा उसे लेते वॉशरूम में बढ़ गई। तकरीबन 10 मिनट बाद वो निखरी निखरी सी बाहर निकली, जो काले रंग का शॉर्ट फ्रॉक पहने चांदी की तरह दमक रही थी। गोरी रंगत पर काला लिबास बेतहाशा जच रहा था। मजीद 5 मिनट बाद वो दुपट्टा सर पर अच्छी तरह सजाती पैरों में नाजुक सी चप्पल पहने उसके सामने आ खड़ी हुई। चले यजदान, मैं रेडी हूँ, वो मीठी सी आवाज में बोली। यजदान ने नजर उठाकर देखा, फिर देखता ही रह गया। वो लड़की उसे तस्खीर करने का हर हुनर जानती थी। मैंने जाने का इरादा बदल दिया है। अब मैं तुम्हारे साथ खूबसूरत से लम्हे गुजारना चाहता हूँ। वो मबूल सा उसे देखते उसकी कमर में हाथ डालता उसे अपने करीब कर गया। नो, ये चीटिंग है। आप मेरे साथ ये नहीं कर सकते। अब तो हर हाल में आपको मुझे आइसक्रीम खिलानी होगी। वो लो को लंबा खींचते चीखते हुए बोली थी। और तुम जो चीटिंग करती हो मजलूम से बंदे पर, अपनी खूबसूरती के तीर चलाती हो, वो क्या? वो उसकी आंखों में देखते बुड़बड़ाया। जी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी बातों पर खिलखिलाती हुई बोली। अपने लिए उसकी ये दीवानगी बेहद अच्छी लगी थी। चाहे जाने का यह एहसास कितना अनोखा था, कितना प्यारा था। ऑफिस का कोई बंदा देख लेना मुझे तो कभी यकीन ना करे कि मैं वही यजदान हूँ जो उनकी सांसें खुश्क किए रखता हूँ। किसी काम का नहीं छोड़ा मुझे। उसके लहजे में वाज़ेह शरारत की रमक थी, जिसे महसूस करके मीरू उसके कंधे पर एक मुक्का जड़ गई। उसके हसीन चेहरे पर से उसकी नजरें एक पल भी ना हटी थीं। आप मुझे तंग मत करें, जल्दी से लेकर जाएं, वरना मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। वो उंगली उठाते वार्निंग देने वाले अंदाज में बोली थी। ये जुल्म ना करना बीवी, तुम बात नहीं करोगी तो तुम्हारी ये मीठी सी आवाज कैसे सुनूंगा? वो उसे साथ लगाता उसके बालों पर होंठ टिका गया, फिर उसका हाथ थामता बाहर की जानिब बढ़ा। बड़े एहतियात से दरवाजा खोला। हर तरफ खामोशी का राज था। अंधेरे में वो उसका हाथ पकड़े एहतियात से एक एक कदम उठा रहा था। वो उसके साथ आ तो गई थी, मगर अब उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई इन्हें देख ना ले। यजदान, मुझे डर लग रहा है, अगर किसी ने देख लिया तो कितनी बातें बनाएंगे। वो सरगोशी के अंदाज में उसके साथ चलते हुए बोली। मैं किसी से नहीं डरता, तुम मेरी मनकुआ, कोई गैर नहीं। वो उसका हाथ सहलाते साथ होने का यकीन दिलाते हुए बोला। उसे गाड़ी में बिठाता खुद भी फ्रंट सीट पर सवार हो चुका था। इस दौरान उसने एक पल भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था, जैसे अपने साथ का यकीन दिला रहा हो। मीरू को वाकई उसके साथ का भरपूर यकीन हुआ था। अब उसके दिल में कोई खौफ नहीं था, बल्कि उसे यकीन था कि जब उसका यजदान उसके साथ है तो उसे फिक्र करने की जरूरत ही नहीं थी। वो अपनी मीरू के लिए सबसे लड़ जाएगा। यजदान ने कार एक आइसक्रीम पार्लर के बाहर रुकी थी, फिर उसके लिए आइसक्रीम लाता। उसे खाने का इशारा कर चुका था। वो बस मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देख रहा था। खुद उसे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मीरू ने आइसक्रीम वाला हाथ उसके सामने किया, जिसे वो हल्का सा चक्कर पीछे कर चुका था। उसे पता था यजदान को मीठा नहीं पसंद, मगर वो ये भी जानती थी कि वो अपनी मीरू को कभी नहीं करेगा। उसकी आइसक्रीम खा लेने पर वो फातिहाना मुस्कुराई थी। यजदान, आपको मीठा क्यों नहीं पसंद? वो आइसक्रीम से भरपूर इंसाफ करते हुए उससे सवाल कर गई थी। क्योंकि मेरे पास मेरी मीठी सी मीरू है, जिसके सामने मुझे हर चीज फीकी लगती है। उसके जवाब पर वो भरपूर अंदाज में खिलखिलाई थी। हाय अल्लाह यजदान, आप सच में बहुत फनी हैं। वो उसे देखते हंसते हुए बोली थी।
अच्छा, पर अभी कुछ देर पहले कोई मुझे बेशर्म कह रहा था। अपनी बात पर उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर वो हल्का सा हंसा। फिर उसे लेकर वो बीच साइड पर आया था जो खाली पड़ा था। इस वक्त वहां कोई नहीं था। जहां एक तरफ रात के अंधेरे में चांद की रोशनी पानी पर पड़ते खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ काली अंधेरी रात में फैला वो सन्नाटा कुछ खौफ सा भी फैला रहा था। कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज पर मीरू डरकर उछली और उसके सीने का हिस्सा बनी। वो वहां फैले सन्नाटे को इग्नोर करती खुद को हिम्मत देती इस खूबसूरत नजारे को देख रही थी, मगर रात के अंधेरे ये खौफनाक आवाजें उसकी सारी बहादुरी को हवा कर गए थे। यजदान, मुझे डर लग रहा है, यहाँ कितना अंधेरा है, चले ना यहाँ, मुझे नहीं देखना कुछ भी। वो खौफजदा होती तकरीबन रो देने को थी। वो उसे साथ लगाता ऐसा से उसका सर थपकने लगा। मीरू मेरी जान, मैं इधर ही हूँ आपके साथ। फिर कैसा डर? इधर मेरी तरफ देखो। वो उसका चेहरा सामने करते मोहब्बत भरे अंदाज में बोला, उसकी आंखों में देखती जहां वो अपने साथ होने का भरपूर यकीन दिला रहा था। यजमान उसे साथ लगाए ही आगे बढ़ा, मगर अब की बार उसका चेहरा सामने समंदर की लहरों पर था। जाने कितनी देर वो एक दूसरे का हाथ थामे वहां नंगे पैरों वॉक करते रहे। हवा में खुनकी बढ़ने लगी। ये ठंडी हवा उन दोनों को ही बहुत भली लग रही थी। शुक्रिया यजमान, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। ये मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था, मैंने बहुत एंजॉय किया। वो चेहरा ऊंचा करते उसकी तरफ देखकर बोली, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने हर पल को एंजॉय किया। अब मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया, तुम भी मुझे एक मीठी सी किस दो। वो संजीदगी से बोलता आखिर में पट्टी से उतरता शरारत से बोला। मीरू ने उसे पीछे को धकेला और वो इस अवतार के लिए तैयार न था। उसकी गिरफ्त मीरू पर बहुत नरम सी थी, इसलिए वो फौरन ही उसके हिसाब से आजाद होती आगे की तरफ भागी। ये चीटिंग है मीरू, वापस आओ। वो दूर से उसे दहाई देते उसके पीछे भागा। कुछ देर में ही वो उसे पकड़ता अपनी आगोश में कैद कर चुका था। अब कहाँ जाओगी बचकर? वो अपनी नाक उसकी गर्दन पर सहलाते हुए बोला, फिर जगह जगह होंठ रखते उसे खिलखिलाने पर मजबूर कर गया। यजमान छोड़े, गुदगुदी हो रही है। वो खिलखिलाहटों के दरमियान बोली थी। वो उसकी बात पर सच में उसकी गुदगुदी करते उसके खिलखिलाहटों में इजाफा कर गया। बस करें यजमान, वो फूली सांसों के दरमियान बोली। यजमान हाथ पीछे हटाता उसे लिए रेत पर बैठ गया, जहाँ उसके हिसार में छुपी उसके सीने पर सर रखती। जाने कौन कौन सी फरमाइश कर रही थी जिसे यजमान तवज्जो से सुनता। उसके एक एक बात नोट कर रहा था, क्योंकि वो उसकी एक एक फरमाइश पूरी करने का इरादा रखता था। यजमान, मुझे ना तुर्की भी जाना है, हमें वो खूबसूरत सा मुल्क आपके साथ देखना है, आप लेकर जाएंगे ना? वो उम्मीद भरी नजरें उस पर टिकाकर बोली थी। यजमान ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया, जिस पर मीरू के चेहरे पर भी जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट उभरी। ये वो रात थी जिसमें यजमान ने उसके चेहरे पर से एक भी नम्हे मुस्कुराहट जताना होने दी। उसके मुस्कुराते चेहरे को देखते यजमान ने दिल से दुआ की थी कि उसकी मीरू यूं ही मुस्कुराती रहे। वो दोनों एक दूसरे के संग एक भरपूर रात बाहर गुजार कर आए थे, जहां यजमान की मोहब्बत भरी सरगोशियां और मीरू की शर्मीली सी खिलखिलाहटें थी। ये उनकी जिंदगी की वो आखिरी रात थी जहां दोनों भरपूर तरीके से मुस्कुराए थे। उनके इस खूबसूरत से रिश्ते को नजर लग चुकी थी जो उनको एक दूसरे से दूर करने वाली थी। आज अगर उसकी जरूरी मीटिंग ना होती तो वो कभी ऑफिस ना आता। दूसरा, वो इस बात पर झुंझलाया था कि मीटिंग शाम को 6 बजे के बाद थी। ये मीटिंग तकरीबन 1 महीने पहले ही फिक्स थी। उसकी सारी प्रेजेंटेशन तैयार थी। दूसरा, उससे इनके बिजनेस को काफी फायदा होने वाला था, इसलिए आज मेहंदी होने के बावजूद वो मुझे दिल से ये मीटिंग अटेंड करने आ गया था। अभी अभी वो कामयाबी से ये प्रोजेक्ट अपने नाम कर चुका था। अब उसे बस घर जाने की जल्दी थी। घड़ी की सुइयां 8 का हिंसा अबूर कर चुकी थी। क्लाइंट को फारिग करते अब वो जल्दी जल्दी सामान समेट रहा था। अब वो जल्द अज जल्द घर पहुंचना चाहता था। जैसे ही उसने ऑफिस के बाहर कदम बढ़ाने चाहे, उसे हमाद साहब अंदर आते दिखाई दिए। उन्हें इस पल ऑफिस में देखकर उसे जरा खुशी ना हुई। जितना वो जल्दी में था उतना ही वो लेट हो रहा था। मामू जान, आइए ना, खैरियत से आना हुआ? अभी हम कुछ देर पहले ही मिलने वाले थे। वो एक ही सांस में सारे सवाल कर गया और वो चाहता था कि जल्द अज जल्द वो अपनी बात कहें ताकि वो भी घर जा सके। यजमान, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर बात ज्यादा जरूरी ना होती तो कभी ना आता। वो संजीदगी से उसके चेहरे के तासरात जांचते हुए बोले। इन्हें इसका ये अंदाज जरा पसंद ना आया था, जिस पर उनके माथे पर बलों का जाल बिछ गया। जी मामू जान, बोलिए ना। वो अपने अंदाज पर कुछ शर्मिंदगी महसूस करते मुस्कुराते हुए बोला। यजमान, आयशा मुझे बहुत अजीज थी। मैंने उसे छोटी बहन कम बल्कि बेटी बनकर ज्यादा पाला था। वो आप दीदा होते हुए बोले। यजमान की आंखों में भी उनके जिक्र पर लाल हुआ। वो कहाँ इन्हें भूल सकता था, मगर इन 2 सालों में वो रब की रजा समझकर कबूल कर चुका था। मामू जान, मामा को जब भी याद करें मुस्कुरा कर करें। आपको रोता देखकर उनकी रूह को भी तकलीफ होगी। वो खुद को संभालते हुए इन्हें देखकर गोया हुआ। तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि अभी तुम इन हकीकतों से अनजान हो जो तुम्हारी माँ की तड़प का बाइस थी। उन्होंने ठीक मौके पर तीर निशाने पर मारा था। क्या कहना चाहते हैं मामू? मामा किस बात की परेशानी थी? वो माँ की तकलीफ को सुनकर तड़प उठा था। उसकी सवालियां आंखें उनके चेहरे पर टिकी थी। बहुत दिनों से मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि तुम्हें यह हकीकत बताऊं या ना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी में कोई तूफान आए। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। अपनी बात पर यजमान के चेहरे पर फैली बेचैनी वो बखूबी नोट कर चुके थे। क्या बात है मामू जान, खुलकर कहें, क्या कहना चाहते हैं? अब की बार वो संजीदा लहजे में गोया हुआ। आयशा और मैंने बचपन से ही बहुत सख्तियां देखी हैं। हमारा बाप अच्छा इंसान नहीं था, इसलिए हमारी माँ के मरते ही हमारी खाला हमें अपने साथ ले आई, क्योंकि हमारे बाप ने हमें रखने से इनकार कर दिया था। हमारी खाला की 2 बेटियां थी, महानूर और शीरीन।
शीरीन का रिश्ता काफी टाइम से तुम्हारे बाप शहीद के साथ पक्का था, मगर एन शादी वाले रोज वो शादी से इनकार करके अपने आशिक के साथ भाग गई। ऐसे में तुम्हारी माँ ने सबकी इज्जत को संभाला, इस घर को इतने साल दिए, मगर उनको क्या मिला बदले में? बेवफाई। आयशा अब तक इस हकीकत से अनजान थी कि तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर रखी है। यही सदमा और बेवफाई तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो झूठे आंसू बहाते यजदान का सुर्ख चेहरा देख रहे थे। लफ्ज दूसरी शादी यजदान के दिल में फांस की तरह चुभा था। जब शीरीन के उस आशिक ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया तो वो वापस आ गई। जब वो लुटी पुटी वापस आई, सबने ही इन्हें जल्दी माफ कर दिया। फिर यहीं से तुम्हारी माँ की बर्बादी का आगाज हुआ। तुम जानते हो उनकी शादी किसकी जिद और इसरार पर तुम्हारे बाप से हुई। वो यजमान की तरफ देखते तजस्सुस फैलाने वाले अंदाज में बोले, तुम्हारी उस प्यारी महानूर चची ने, उसने खुद को मारने की धमकी दी, घर छोड़ने की धमकी दी, तो सब पल में मान गए। आखिर तुम्हारे दाजान की लाडली भतीजी थी, कैसे ना मानते। तुम्हारी महानूर चची को सिर्फ इतनी बहन की तकलीफ नजर आई, ये कभी ना सोचा कि आयशा भी उनकी बहन जैसी है। वो बात मुकम्मल करते दो पल ठहरे। तुम्हारी माँ को कुछ वक्त पहले ही तुम्हारे बाप की बेवफाई का पता चला था। वो गुमसुम होकर रह गई थी। जिस दिन उसे हकीकत पता चली थी वो मेरे गले लगकर बहुत रोई थी। यहाँ तक कि उनका एक बेटा भी है, आहान आफिंदी। वो उसके तासरात भी नोट कर रहे थे, जो कि उनकी बातों पर खतरनाक हद तक संजीदा हो गए थे। इन्हें अपना तीर बिल्कुल निशाने पर लगता नजर आया था। वो अपनी बेइज्जती का बदला अच्छे से इन लोगों से लेना चाहते थे। यहाँ तक कि तुम्हारा बाप उस औरत को घर लाना चाहता था और शीरी की डिमांड थी कि वो तुम्हारी माँ को छोड़ दे, तभी वो उनके साथ घर आएगी। वो एक सौतन के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी। वो इन्हें कोई पछतावा ही नहीं था कि वो एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। और तुम जानते हो शहीद आयशा को तलाक देने के लिए राजी भी हो गया था। आयशा को अपनी उम्र भर की रियासत जाया होती नजर आई। तुम्हारे बाप की यही बेवफाई उनकी अपनी मौत का सबब बनी और तुम उसी औरत की बेटी की झोली खुशियों से भर रहे हो, जो कहीं ना कहीं तुम्हारी माँ की बर्बादी का सबब बनी। उनका इशारा महानूर की तरफ था, जिसके इसरार पर ही सबने शीरी को माफ करते शहीर से उनका निकाह करवा दिया था। वो अपनी मकारी का जाल बहुत अच्छे से बिछा चुके थे। अब देखना यह था कि तबाही कहाँ तक जानी थी। हकीकत जानना तुम्हारा हक था। अब आगे तुम जो भी फैसला करो, मुझे कोई भी एतराज नहीं। ये तुम्हारी जिंदगी है जिस पर तुम्हारा हक है। तुम चाहो जैसा भी फैसला करो। तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी वर्दा से करवाना चाहती थी, मगर तुम्हारी पसंद के आगे खामोश हो गई। वो अपनी बात कहते उसका कंधा थपथपाते कैबिन से निकलते चले गए। यजदान बेतहाशा गुस्से से चीख उठा। टेबल पर पड़ी सारी चीजें वो गुस्से से उलट चुका था। उसकी माँ इतनी तकलीफें बर्दाश्त करती रही और वो सब हकीकतों से अनजान अपनी खुशियों में मगन था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके घर वाले इतने बेहिस हो चुके थे। उनकी बेहिसी से उनकी माँ की जान चली गई और इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बेहद गुस्से में अपने कैबिन से निकलता घर की जानिब बढ़ा। मीरू ने आईने के सामने बैठी अपनी तैयारी मुलाहिजा की। अभी कुछ देर कबल ब्यूटिशियन उसे तैयार करके गई थी। मल्टी कलर के खूबसूरत से लहंगे और ग्रीन कलर की कुर्ती में मलबूस आज उसकी छवि निराली थी। आंखें रात की कुर्बत और प्यारी भरी सरगोशियों को याद करते चमक रही थी। चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कान थी। यकीनन आज उसे सजा धजा देख यजमान अपने होश खोने वाला था। हल्के फुल्के मेकअप में सजी वो देखने वालों की आंख को खीरा कर रही थी। महानूर बेगम को आकर कई बार उसकी नजर उतार चुकी थी। वो लगी इतनी प्यारी रही थी, इन्हें डर था कि कहीं किसी की नजर ना लग जाए। निश्वा तैयार होती उसके कमरे में आई थी। वो खुद भी लहंगा चोली में बलबूस बेतहाशा हसीन लग रही थी। उसने जैसे ही कमरे में कदम रखा, मीरू को ख्यालों में खोए हंसे हुए पाया। माशाल्लाह मीरू, बहुत प्यारी लग रही हो। वो उसे देखते उसके करीब ही आकर बैठ गई। उसकी आवाज पर मीरू चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। अकेले अकेले क्या सोचकर शर्माया जा रहा है, जरा हम भी तो सुने। वो थोड़ी देर पहले वाली उसकी मुस्कुराहट पर चोट करते बोली। कुछ भी तो नहीं, मीरू बौखलाते हुए बोली। वैसे आप बड़ी चालाक हैं। बड़ी होशियारी से लड़कियों को कमरे से निकाला ताकि यजदान भाई का दीदार आसानी से हो सके। वैसे यजदान भाई कल रात आपको लेकर कहाँ गए थे? वो आंखें छोटी करते उसे घूरते हुए बोली। मीरू उसकी बात पर हड़बड़ा गई थी। उनके हिसाब से इन्हें कल रात कोई भी देख नहीं पाया था, मगर वो गलत है। ये आफत की परकाला से कौन बच पाया था? हम कहीं भी नहीं, वो लापरवाही से कंधे उचकाते बोली थी। हाय मेरी मासूम मीरू, अगर कल मैंने बजाते खुद इन गुनाहगार आंखों से ना देखा होता तो जरूर तुम्हारी बात पर यकीन कर लेती। वो उसे जता चुकी थी कि वो इन लोगों को देख चुकी है। तुम्हें अपनी जिंदगी में सुकून नहीं जो दूसरों की जासूसियां करती फिर रही हो। मीरू तीखे अंदाज में उसे घूरते उसकी एक बाजू पर थप्पड़ रसीद कर चुकी थी। नुश्वा ने डरने की एक्टिंग करते बाजू सहलाई, लेकिन वो बात फिर भी नहीं आई थी। वैसे यजमान भाई रोमांटिक बहुत है ना? वो तस्दीक करने वाले अंदाज में पूछती। उसे जीपने में मजबूर कर चुकी थी। मीरू उसकी बातों पर उसे ठीक घुर भी ना सकी। नुश्वा यजमान बहुत अच्छे हैं। वो झीपी झीपी से उसे देखकर बोली। हाय तुम शर्माती हुई कितनी प्यारी लगती हो। यजमान भाई यूं ही नहीं तुम पर जान निसार कर दे। वो छेड़ने वाले अंदाज में उसे सर झुकाने पर मजबूर कर गई। आज का सारा इंतजाम भी मैरिज हॉल में किया गया था, इसलिए सारे मेहमान जा चुके थे। घर में इस वक्त घर के ही लोग मौजूद थे जो बस यजमान के आते ही निकलने वाले थे। वो बस गुस्से में ऑफिस से निकलता कार में आकर बैठा। गर्दन की फूली नसें उसकी बेतहाशा गुस्से की गवाह थी। उसका बस नहीं चल रहा था सब कुछ तहस नहस कर दे। इस वक्त उसे अपना
भी आप भी होश में ना था। निहायत ही तेज रफ्तारी में रश ड्राइविंग करते वो 10 मिनट में हवेली के बाहर मौजूद था। लंबे लंबे डग भरता वो हवेली के लाउंज में पहुंचा था। डैड लाउंज में आकर वो बेतहाशा गुस्से में धाड़ा था। शहीर साहब के साथ साथ सारे घर वाले उसकी पुकार सुनकर बाहर आ चुके थे। कबीर और हाजरा बेगम मेहमानों के इस्तकबाल के लिए हॉल में जा चुके थे, इसलिए वो यहाँ मौजूद ना थे। यजमान, बच्चे क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? पहले ही तुम लेट आए हो। जाओ, जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। वो उसके गुस्से पर ध्यान दिए बिना इस कमरे में जाने का बोल चुके थे। यजमान ने इनकी बात सुनी ही नहीं थी। डैड, क्या आप दूसरी शादी कर चुके हैं? क्या आपका एक बेटा भी है? घर के सब बड़ों को गोया सांप सूंघ गया था। सारे अपनी जगह जम गए रहे। वो इधर उधर की बातें करने के बजाय डायरेक्ट पॉइंट की बात पर आया था। यजमान, बच्चे क्या हुआ है? अभी इन सब मामलों को बात के लिए रखो। मेहमान इंतजार कर रहे होंगे, इस मामले पर आकर बात करेंगे। दाजान मामले की नजाकत को समझते हुए खुद नजदीक आए थे। बात तो होगी और अभी होगी। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए। वो एक नजर दाजान पर डालता बाप पर नजर टिका गया था। आपने मेरी माँ को धोखा दिया, दूसरी शादी की। क्यों? क्यों? मुझे वजह जाननी है। वो तकरीबन धाड़ते हुए बोला था। उसकी आवाज ऐसा ऐसा बुलंद होती जा रही थी। मीरू उसका जारहाना अंदाज देखकर कुछ घबरा सी गई थी। अभी कल को तो देखा था उसे इतने प्यारे अंदाज में। वो पूर सजी खड़ी थी, मगर उसने एक नजर भी उस पर डालना गवारा नहीं किया था। मुझे जवाब चाहिए। आप लोग क्यों कुछ नहीं बोल रहे? क्यों मेरा जब्त आजमा रहे हैं? वो अपनी सुर्ख आंखों को मिचते हुए बोला था। हाँ, मैंने दूसरी शादी की है, मगर वो हालात ऐसे थे कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा। वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोले। बेटे का ये टूटा बिखरा अंदाज इन्हें खुद तकलीफ में मुब्तला कर रहा था। जैसे भी हालात है, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? उसने गुस्से से साइड टेबल पर पड़ा गुलदान उठाकर दीवार पर दे मारा। चची, आपसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आप एक औरत होकर एक औरत की तकलीफ नहीं समझ सकी। समझती भी कैसे? मुकाबिल आपकी बहन थी। अपनी बहन की खुशियों की खातिर मेरी माँ की जिंदगी उजाड़ दी। वो अपनी सुर्ख आंखें महानूर पर डालकर बोला। महानूर उसके अंदाज पर तड़प उठी थी। यजमान, ऐसा नहीं है मेरी जान। वो रोते हुए उसे देखकर बोली थी। दाजान, आप इन सबको मना करने के बजाय इनकी आगे हार मान गए, क्योंकि महानूर चची आपकी भतीजी थी इसलिए, और मेरी माँ शायद आपकी कुछ नहीं लगती थी। आप सब मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार हैं। उसकी आंखों के किनारे भीग रहे थे, मगर वो आंसुओं को बाहर आने की इजाजत नहीं दे सकता था। इस तकलीफ का मुदावा ही नहीं था कि उसके अपनों ने उसको ये दुख दिया था। ये तकलीफ उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। जब आप लोग मेरी माँ को खुश नहीं रख पाए तो मेरी क्या औकात है? जहाँ मेरी माँ के लिए जगह नहीं थी वहां मैं भी रहना गवारा नहीं करूंगा। आज के बाद मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं। वो सब पर कहर भरी नजरें डालकर पलटा था। मीरू उसकी तकलीफ खुद पर महसूस कर रही थी। जो भी था वो कहीं ना कहीं हक बजानिब था। हालात चाहे जो भी हों, एक बेटे के लिए माँ की तकलीफ अजियत का बाइस थी। वो उसे हवेली से बाहर जाता देख तड़पी थी। मीरू को लगा अगर वो चला गया तो उसकी खुशियां उससे रुट जाएंगी। वो उसे जाने नहीं देगी, हरगिज नहीं, ना ही अपनी जिंदगी से और ना ही हवेली से। यजमान, वो सीढ़ियां उतरती दौड़ती हुई उसके रास्ते में हाइल हुई। उसका इतना जारहाना अंदाज पहली बार देखा था। वो तो उसका मोहब्बत लुटाने वाला यजमान था। मैं आपको जाने नहीं दूंगी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वो उसके सीने से लगती सिसकते हुए बोली। वो इसे हर कीमत पर रोक लेना चाहती थी। यजमान ने एक पल आंखें बंद की, मगर फिर सुर्ख आंखों को खोलता बेदर्दी से उसे खुद से दूर झटक चुका था। उसके सजे समरे रूप ने भी आज उस पर कोई जादू नहीं बिखेरा था, ना ही आज उसके बहते आंसुओं पर वो तड़पा था। आज उसकी सुर्ख आंखों में देखकर मीरू एक पल लर्जी। दूर रहो मुझसे, तुम भी तो इन्हीं जैसी हो, वो सबकी तरफ देखकर बोला था। मीरू रोते हुए नफी में सर हिला गई। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। तुम इस औरत की बेटी हो जिसमें सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। तुम इनकी पोती हो जिनसे आज के बाद मेरा कोई रिश्ता नहीं। वो उसकी आंखों में देख बेहिसी के साथ बोला था। नहीं यजमान, मैं आपकी मीरू हूँ। वो मुसलसल रोते हुए नफी में सर हिला रही थी। आज मैं तुमसे दस्तबरदार हो रहा हूँ क्योंकि तुम उनकी बेटी हो। तुम्हें इनके किए की सजा मिलेगी। वो बेदर्दी से उसकी जान निकालते हुए बोला था। जिन आंखों में उसके लिए मोहब्बत के दीप जलते थे, आज वहां वहशतों के जाल बिछे थे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलाक देकर आजाद कर सकता हूँ, जैसे मर्जी चाहे शादी करना। वो अपने लफ्जों से कतरा कतरा उसकी सांसें खींच रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा उसके कानों में उड़ेल दिया हो। वो वाकई उसके अल्फाज सुनते मरने वाली हो गई थी। यजमान, उसके लबों से बेयकीनी की कैफियत में यजमान का नाम टूटकर निकला था। आंखों में बहते आंसू खुश्क हो गए। उसे यकीन न आया ये उसका जान लौटाने वाला यजमान है। यजमान, दाजान उसके अल्फाज पर कहर भरे लहजे में दहाड़े। अपनी पोती की जरा सी तकलीफ पर तड़प उठे हैं। जरा एक बार मेरी माँ की तकलीफ के बारे में जरूर सोचिएगा। वो मीरू पर नजर डाले बगैर एक साइड पर होता हवेली से निकलता चला गया। पीछे मीरू को पत्थर का कर चुका था। उसने खाली खाली नजरों से सब पर नजर डाली और अपने बिखरे वजूद को घसीटते अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। कमरे में आकर उसने दरवाजा बंद किया। खाली कमरे में उसे वहशत सी होने लगी। उसने गहरे गहरे सांस लिए। अपना शदीद नुकसान याद करते हुए वो जमीन पर बिखरती चली गई। यजमान, मैं आपको माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। उसकी हिचकियां कमरे से बाहर खड़े हर वजूद का दिल चीर रही थी। अगर वो दाजान, शहीर, यहाँ तक के महानूर से भी नाराज होता तो वो उसको हक बजानिब समझती, मगर वो उसे किस चीज की सजा देकर गया था? इसने एक एक चीज नोच कर दूर फेंकी थी। रफ्ता रफ्ता उसकी हिचकियों में इजाफा होता चला गया और वो पूरी रात उसकी सिसकियों और उसकी तकलीफ की गवाह थी।
वो शिद्दत से यहाँ वहां से वहां टहलते किसी के फोन कॉल्स का इंतजार कर रहे थे। जब से वो यजदान की हकीकत बताकर आए थे उसे आफिंदियों की बर्बादी की खबर का शिद्दत से इंतजार था, मगर फोन कॉल पर जो खबर उसको सुनने को मिली वो उनके इश्तियाल में इजाफे का सबब बनी। इन्हें यजदान से ऐसी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। वो महानूर की बेटी को तलाक देने के बजाय खुद ये मुल्क छोड़कर जा रहा था। इन्हें लगा था वो मीरू को तलाक देकर उनके पास आएगा तो वो उसे वर्गलाकर आफिंदियों से उसे अपना हिस्सा मांगने को कहेंगे और उसे मजबूर करके उसकी शादी वर्दा से करवाएंगे, मगर सब कुछ उलट हो गया था। इनकी सोच के बरअक्स वो बेहिस थे। इन्हें किसी की फिक्र ना थी, ना ही आयशा की, ना यजदान की। इन्हें बस आफिंदियों की बर्बादी चाहिए थी और उनकी दौलत। उन्हें लगा उनका यजदान को हकीकत बताना भी रायगा चला गया, क्योंकि वो उन लोगों को सजा देने के बजाय ये ऐशो इज्जत की जिंदगी छोड़कर खुद दरबदरी की ठोकरें खाने को निकल गया था। हार आज नुशवा और माहा को यूनी में नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए वेलकम पार्टी थी। हल्ले गुल्ले की शौकीन नुशवा इन सब कामों के लिए हर वक्त तैयार रहती थी, मगर इस दफा उसका जाने का कोई इरादा ना था। घर में जो टेंशन चल रही थी उसके बाइस उसका बिल्कुल मन नहीं था। माहा अपनी प्यारी सी दोस्त को उदास नहीं देख सकती थी, इसीलिए चाहती थी कि वो इस टेंशन ज़दा माहौल से निकलकर कुछ देर बाहर जाए ताकि उसका दिल बहल जाए। माहा ने उसके इनकार को देख नुशवा के घर वालों को राजी किया था ताकि वो इनकार कर ही ना सके। माहा के बेहद इसरार पर वो बुझे दिल से जाने के लिए मान गई थी। उनको छोड़ने की जिम्मेदारी उरीद पर थी। माहा का घर उनकी हवेली के बिल्कुल सामने था, इसलिए दोनों ने उरीद के साथ ही जाने का फैसला किया, जो ठीक 2 घंटों बाद इन्हें वापस लेकर जाने वाला था। दोनों एक ही डिजाइन की बनी हुई सादा सी मैक्सी में मलबूस थी, जिस पर कहीं कहीं खूबसूरत से सितारे टांगे गए थे। नुशवा ने लाइट ब्लू जबकि माहा सी ग्रीन रंग की मैक्सी जेबतन किए हुए थी। मैक्सी के हमरंग हिजाब दोनों ने सर पर टिका रखे थे और मैचिंग दुपट्टा कंधे पर सलीके से सेट किया गया था। लाइट मेकअप में दोनों ही बेहद प्यारी लग रही थी। उरीद अभी इन्हें यूनिट छोड़कर गया था और इन्हें 2 घंटे बाद वापस लेकर जाने की हदायत भी कर चुका था और इन्हें बाकायदा हदायत करके गया था कि कोई भी मसला हो तो बिला झिझक उसे फोन करें, जिस पर दोनों ने इस्पात में सर हिलाया। यूनी में बेतहाशा रौनक लगी हुई थी। लड़कियां रंग बिरंगी तितलियां बनी इधर उधर मंडला रही थी। लड़के कहाँ इनसे पीछे रह सकते थे, वो भी एक से एक ड्रेसिंग किए एक दूसरे से बेहतर लगने की चाह में थे। हॉल में चलते तेज म्यूजिक की आवाज बाहर तक आ रही थी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हॉल की जाने बढ़ी जहां पार्टी अरेंज की गई थी। वहां पहुंचते ही इन्हें अपनी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स मिल चुकी थी। इन्हें कुछ तसल्ली हुई थी। वो पार्टी में हल्ला गुल्ला लोगों को देखकर अपनी क्लास फेलो से बातों में मशगूल हो चुकी थी। आहान और सारिन ग्रे रंग का 3 पीस सूट पहने काफी हैंडसम लग रहे थे। दोनों एक साथ ही हॉल में दाखिल हुए कि नजरें एक साथ उन पर उठी थी कि नजरों में इनकी सताइश थी और कई नजरों में हसद था। वो दोनों अपने ऊपर पड़ती नजरें अच्छे से महसूस कर सकते थे, मगर यहाँ परवाह किसे थी। सारिम की बेचैन निगाहें हॉल में किसी को तलाश में उठी और जब एक कोने में खड़ी उस बेतहाशा हुस्न की मूरत को देख वहीं ठहर गई। तड़पते दिल पर जैसे नरम सी फुहार पड़ी थी। चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट खिली, आंखों की चमक में इजाफा हुआ था। उसका दिल इससे बगावत कर रहा था जो उस लड़की के कदमों में ढेर हुआ जा रहा था। दिल की इस बगावत पर हैरान था, मगर ये बगावत उसे बुरी नहीं लगी थी, बल्कि बेतहाशा अच्छी लगी थी। वो पहली लड़की थी जिस पर आकर उसकी नजरें ठहर सी जाती थीं। उसकी ग्रे आंखों को वो रफ्ता रफ्ता असीर होने लगा था। सारम क्या कराए, अपना नहीं तो उसकी इज्जत का ही ख्याल कर ले। तो कब से ये दीदे फाड़े उसको देख रहा है। कोई अगर तुझे नोट कर ले तो क्या सोचेगा। अपनी नजरों को थोड़ा सा लगाम दे। आहान कब से उसकी नजरें माहा पर टिकी महसूस कर रहा था, इसलिए उसे एहसास दिलाना जरूरी समझा कि वो अकेला यहाँ नहीं था, यहाँ बहुत से लोग मौजूद थे, इसलिए एहतियात बेहतर थी। उसने महज एक नजर माहा के साथ खड़ी नुशवा पर डाली थी, जो ब्लू रंग में बेतहाशा हसीन लग रही थी, बिल्कुल अपनी अपनी सी। जो चीज उसे उसमें अच्छी लगी थी वो था उसके सर पर सजा वो हिजाब जो उसे पूर्वकार दिखा रहा था। उसके एक नजर में वो उसका तफसीली जायजा लेते नजर हटा चुका था। वैसे तुझ जैसे जिनके साथ वो मासूम सी गुड़िया सजती नहीं है, तू तो पल पल उसकी जान हलकान कर देगा। आहान उसके संजीदा चेहरे को देखते शरारत से बोला, जो उसकी बातों पर काफी संजीदा हो गया था। उसकी अगली बात पर दांत पीस कर रह गया। आहान को लगा था कि शायद वो उसकी बातों का गुस्सा कर चुका है, इसलिए उसका ध्यान भटकाने को बोला, अपने बारे में क्या ख्याल है? चल मैं जिन सही पर तू तो देव है, बेचारी का क्या हाल करेगा? सारिम अफसोस से बोलता उसे गड़बड़ाने पर मजबूर कर गया। उसे लगा जैसे सारिम उसके दिल तक रसाई हासिल कर चुका हो, जिस सच से वो अभी खुद भी इनकारी था। किसी दूसरे को उसकी भनक कैसे लगने दे सकता था? मेरी जिंदगी में कोई खास नहीं है जिसे कैद करने की जरूरत पड़े। वो उसके ज्यादा जैसे खुद को सफाई दे रहा था। इसे डर था कि कहीं वो उसके दिल का राज ना पाले। हाँ जानता हूँ तू और किसी को अपने दिल में आने की इजाजत दे, नामुमकिन सी बात है। सारम उसकी नेचर पर चोट करते हुए बोला। आहान उसे घूर कर रह गया। सारम ने उसकी घुरी पर बत्तीसी की नुमाइश की थी। नुशवा का मोबाइल मुसलसल रिंग कर रहा था। उसने इर्द बुझते म्यूजिक को शोर को देखा था। मोबाइल पर उरीद का नाम जगमगा रहा था। इतनी आवाज में बात नहीं हो सकती थी। माहा, उरीद भाई की कॉल आ रही है, मैं आती हूँ। वो माहा के कान में बोलते हुए हॉल से निकलते बाहर आ गई। उसका रुख पार्किंग की तरफ था। वहां बिल्कुल भी शोर नहीं था। अस्सलाम वालेकुम भाई। उसने फोन उठाते ही उस पर सलामती भेजी। वालेकुम सलाम गुड़िया, कोई मसला तो नहीं है? सब ठीक है ना? वो बहन की आवाज सुनते मोहब्बत से बोला। पहली बार वो यूं रात को किसी पार्टी में गई थी, इसलिए उरीद को उसकी फिक्र हो रही थी।
जी भाई सब ठीक है, बिल्कुल भी फिक्र मत करें। वो उसकी फिक्र पर खुलकर मुस्कुराई थी। गाड़ी की आवाज पर उसने जरा सी नजर उठाकर पीछे देखा, जहां उसके पीछे मौजूद कार से 2 लड़के और लड़कियां कार से उतरते अंदर की तरफ बढ़ गए थे। उसने गौर ही नहीं किया कि उसके बाएं कंधे पर लटकता दुपट्टा उनकी कार के दरवाजे में आ चुका है। उसने उरीद को खुदाफिज कहकर कॉल रखी। जैसे ही उसने वापसी के लिए कदम बढ़ाए, उसे फौरन रुकना पड़ा। बाएं कंधे पर पड़ने वाले खिंचाव की वजह से उसने पीछे मुड़कर देखा, जहां पीछे खड़ी गाड़ी में उसका दुपट्टा बुरी तरह फंस चुका था। कॉल सुनते सुनते वो इस तरफ आ गई थी, मगर अब उसका दिल एकदम से तन्हाई के ख्याल से कांपा। इर्द गिर्द कोई जीरो मौजूद ना था। सबके सामने बहादुरी दिखाने वाली नुशवा का दिल खौफ से फैलकर सुकड़ा। उसने दुपट्टे को खींचा, मगर वो बुरी तरह फंस चुका था। उसका दिल किया पूरी शिद्दत से दुपट्टा खींचे, मगर दुपट्टे का एक बड़ा हिस्सा कार के दरवाजे के अंदर आ चुका था। दुपट्टे के फटने के डर से उसने ज्यादा जोर भी ना दिया। कुछ कंधे पर सजा वो रेशमी दुपट्टा इतनी जल्दी फटने वाला हरगिज ना था। अल्लाह प्लीज मेरी मदद करें, किसी को मेरी मदद के लिए भेज दें। वो रोती हुई आसमां की तरफ देखते बोली। मुंह से मुसलसल दुआओं का वेद जारी था। एक तन्हाई का खौफ, दूसरा अपनी इज्जत उसे बेहद अजीज थी। आंखों से आंसू खुद ब खुद बेमूल होने लगे थे। तन्हाई का खौफ उसे इस कदर हावी था कि उसे ख्याल भी ना आया कि फोन करके माह को भी बुला लेती। वो मुसलसल अल्लाह को पुकारने में मसरूफ थी, जब भारी कदमों की आवाज करीब आती महसूस हुई। उसका दिल सो की रफ्तार पकड़ चुका था। वो कब से 200 में घिरा खड़ा था, जो एक पल भी उसकी जान नहीं छोड़ रहे थे। जब वो मिल जाते थे तो एक दूसरे की टांग खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, और आज तो मौका भी था और दस्तूर भी, बस इसीलिए वो एक दूसरे के हत्थे चढ़े हुए थे। इनका ग्रुप एक साइड पर खड़ा था, उसके बावजूद वो सब में नुमाया हो रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो एक दूसरे पर फिक्रा कसते और उनके जिन्नाती कह के हॉल में गूंजते। उसकी नजरें भटक भटक कर उस तरफ उठ रही थी जहां वो कुछ देर पहले खड़ी थी, मगर अब वो मुसलसल 10 मिनट से अपनी बेचैन निगाहें पूरे हॉल में दौड़ा रहा था, मगर वो होती तो नजर आती। अब वो अपने दोस्तों से एक्सक्यूज करते, जरूरी कॉल का कहते, बाहर की जानी बढ़ा था। यूनी का एक हिस्सा जहां भरपूर रोशनियों से चकमगा रहा था, वहीं बाकी हिस्सा तकरीबन सुनसान पड़ा था। तो उस तरफ उसने जाने की गलती हरगिज नहीं की थी। हॉल के बाहर आकर उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, मगर वो उसे दूर दूर तक कहीं दिखाई ना दी। कुछ सोचकर उसने अपने कदम पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ाए, जहां किसी के बुड़बुड़ाने के साथ रोने की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। पार्किंग में पहुंचकर उसने उस बेवकूफ लड़की को देखा, जो आंखें नीचे मुसलसल कुछ पढ़ रही थी। चेहरा आंसू से तर था। ये लड़की यहाँ क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा यहाँ कोई नहीं है, फिर भी बेवकूफों की तरह यहीं खड़ी हो? आहान को उस पर बेतहाशा गुस्सा आया था। उसके रोने को मुकम्मल इग्नोर करते उसके अकेले यहाँ मौजूदगी पर वो गुस्से में आता उसे डिपट चुका था। लूडो खेल रही हूँ, नजर नहीं आता मेरा दुपट्टा कार में फंस गया है। उसके बेतुके सवाल पर भी वो सूसू करते उल्टा जवाब दे चुकी थी। उसकी यहाँ मौजूदगी पर कुछ हौसला हुआ था। किसकी गाड़ी है ये? वो गंभीर आवाज में एक कदम उसके नजदीक आते हुए बोला था। मुझे नहीं पता, वो लातल्की का इजहार करते हुए बोली। वो महज अस्पात में सर हिलाता पीछे हुआ। उसका इरादा फोन कॉल करके सारिम को बुलाने का था। मुझे छोड़कर मत जाना मिस्टर बदतमीज। उसके जाने का सोचकर ही वो खौफ से बोली थी। इतनी परेशानी में भी वो उसका मखसूस नाम लेना नहीं भूली थी। आहान उसे घूर कर रह गया। बाकी इस लड़की की जुबान पर बंद बांधना नामुमकिन था। इतनी परेशानी में भी उसकी जुबान जौहर दिखाने के पीछे न हटी थी। अपनी जल्दबाजी पर वह जुबान दांतों तले दबा गई। नुशवा तन्हाई में और माहा के सामने उसे इसी नाम से पुकारती थी, इसलिए बेदिहानी में उसे इसी नाम से पुकार गई। इधर ही हूँ मिस पटाखा। वो हिसाब बराबर करते हुए उसके नजदीक आया। उसने हाथ बढ़ाकर कार का हैंडल खोला, जो हैरत अंगेज तौर पर खुल गया था, यानी कार लॉक नहीं थी। आहान को उसकी बेवकूफी पर गुस्सा आया था, जो रोने के बजाय एक बार दरवाजा खोलकर भी देख सकती थी, मगर यहाँ उसे रोने से फुर्सत मिलती तो वो कुछ सोचती। अपना दुपट्टा आजाद होते ही वो खुशी से खिलखिला उठी। आहान ने यह मंजर बड़े गौर से देखा, जहाँ एक तरफ उसकी आंखों में आंसू थे, वहीं दूसरी तरफ होंठों पर मचलती मुस्कुराहट थी। वो इस खूबसूरत मंजर का असीर हुआ था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वो उसकी तरफ देखते हंसे हुए बोली। ये शायद उनकी पहली गुफ्तगू थी जो उन्होंने कुछ नॉर्मल तरीके से की थी, नहीं तो अक्सर जब भी आमने सामने होते तो गोलाबारी ही करते थे। नुशवा ने तो शक्कर भरी नजरों से उसे देखा। वो जितना सोच रही थी उतना भी बुरा ना था ये मिस्टर बदतमीज। बंदा थोड़ी अकल ही इस्तेमाल कर लेता है। एक दफा गाड़ी का दरवाजा खोलकर देख लेती। चलो इस बात को भी छोड़ो, ये फोन हाथ में देखने के लिए पकड़ा है, किसी को कॉल करके नहीं बुला सकती थी। बाकी सही कहते हैं कि लड़कियों के पास दिमाग कम ही होता है। वो उसकी बेवकूफी पर चोट करते हुए बोला। नुशवा के सर पर लगी तलवों पे बुझी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे बेवकूफ कहने की? खुद होगे बेवकूफ। वो नाक छोड़कर अपनी टोन में वापस आते बोली। वाकई वो कह तो सही रहा था, मगर वो नुशवा ही क्या जो अपनी गलती मान ले। चलो अंदर बेवकूफ लड़की, अपने दोस्त के पास जाओ, अब मैं तुम्हें यहाँ खड़ा होते ना देखूं। वो उसे अंदर जाने का इशारा करते हुए बोला। नुशवा उसे घुरती पैर पटकते अंदर की तरफ बढ़ गई। आहान भी उसके पीछे अंदर की तरफ बढ़ गया। भाई कितनी बोरिंग सी पार्टी है, कुछ हल्ला गल्ला हो जाए क्यों? आहान सारम उसे देखकर बोला था। हाँ आहान, एक गाना ही हो जाए, जरा माहौल ही बना दो। सारे दोस्त यक जबान होकर बोले आहान आहान आहान। सबने यक आवाज होकर नारे लगाए थे। उनकी पुकार पर सारे स्टूडेंट्स उसकी तरफ मुतवज्जो हो चुके थे। सारे हॉल में उसके नाम के नारे गूंज उठे थे। आहान ने सारिम को एक जबरदस्त घुरी से नवाजा। वो बुरी तरह फंस चुका था। उसने हार मानते हुए हाँ में सर हिलाया। आहान के साथ सारम भी स्टेज की तरफ बढ़ा था।
उसने हाथ में गिटार थाम रखा था। वो गा नहीं सकता था तो क्या हुआ, उसका साथ तो दे सकता था। सारिम ने अंगूठे से उसे ओके का इशारा किया। आहान ने भी ओके का इशारा करते गाना शुरू किया। फिर अगर मुझे तू कभी ना मिले, हम सफर मेरा तू बने ना बने, फासलों से मेरा प्यार होगा ना कम, तू होगा ना कभी अब जुदा। आहान की आवाज जैसे ही हॉल में गूंजी, हर तरफ खामोशी छा गई। सिर्फ उसकी मीठी आवाज 400 गूंज रही थी। आहान ने गाते हुए जैसे ही आंखें बंद की, बंद पर्दों पर पूरे istehqaq से नुशवा का चेहरा लहराया। उसने बौखलाकर आंखें खोली, मगर फिर मुस्कुराते हुए दोबारा आंखें बंद कर ली, जहां एक दफा फिर उसका हसीन चेहरा लहराया। इस दफा उसने आंखें नहीं खोली थी। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़का गया मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। ये मिस्टर बदतमीज इतना अच्छा गा भी लेता है, उसे देखकर तो नहीं लगता। नुशवा माहा के कान में बुड़बुड़ाई। उसके हिसाब से तो वो बस लड़ने में ही तेज था, मगर उसकी खूबसूरत आवाज सुनकर हैरानी हुई थी। तेरे वास्ते कभी मेरा ये प्यार ना होगा कम, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। ना भूल सका मैं तेरी चाहतें, इश्क पे कहां बस किसी का चले, हो भी जाए मेरी चाहे सांसें खत्म, कम ना होगी ये वफा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। जैसे ही उसने गाना खत्म किया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रंग बिरंगी आवाज उठ रही थी, सब उसे सिरा रहे थे। आहान ने आंखें खोलते ही एक नजर उसके चेहरे पर डाली, जो स्पाइस से उसे देख रही थी। उसकी होंठ मुस्कुराहट में ढले। नुशवा ने दांत देती नजरों से उसे देखा। वो उसकी आवाज से काफी इंप्रेस हो चुकी थी। मोहब्बत खामोशी से अपने पर फैलाने लगी थी, जाने एक होना उनके नसीब में था या नहीं। वो खिड़की पर खड़ी खामोश नजरें चांद पर टिकाए खड़ी थी। आंखों के गोशों पर हल्की सी नमी थी। उसे शादी जैसे रिश्ते से खौफ आने लगा था। जो उसके साथ हुआ उसे तो शायद वो कभी भुला पाती। पहले अपने शौहर के रूप में एक दरिंदा उसके हिस्से आया था, दूसरा रूप वो यजदान का देखकर डर गई थी। उसे मीरू पर बेतहाशा तरस आया था। वो मासूम सी लड़की इन सब की हकदार नहीं थी। या अल्लाह, अगर मुहाफिज ऐसे होते तो मुझे कभी भी दोबारा इस रिश्ते में नहीं बंधना। वो रोते हुए आसमान पर नजर डालकर बोली। उसका शादी जैसे खूबसूरत रिश्ते से ऐसा भरोसा उठा था कि शायद ही कभी जुड़ पाता। सारे मर्द बाप जैसे मेहरबान क्यों नहीं होते। उसने कर्ब से सोचा। आज शिद्दत से बाप और भाई की याद उस पर हमला आवर हुई थी। उसकी हल्की हल्की सिसकियां गूंज उठी। उसने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियों का गला घोंटा। वो नहीं चाहती थी उसकी आवाज बाहर जाए। उसे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं थी। रात की खामोशी में उसकी सिसकियां आसानी से बाहर खड़ा वजूद सुन सकता था। रात के तकरीबन 10:30 का वक्त था। वो थका हारा सा घर लौटा। उसका रुख अपने कमरे की तरफ था जब उजवा के कमरे के बाहर से उसे रोने की आवाज आई थी। उसने फटक कर कमरे के बंद दरवाजे को देखा। उसने पहले तो खामोशी से आगे बढ़ना चाहा, मगर फिर कुछ सोचकर दरवाजा खटखटा चुका था। कहीं उसे कोई मसला तो नहीं था। वो उसकी परेशानी जानना चाहता था। उसके दरवाजा खटखटाने से रोने की आवाज आना बंद हो चुकी थी, बल्कि वो धीमे कदमों से चलती दरवाजे के करीब आ चुकी थी। उसके दरवाजा खुलने पर उसकी पहली नजर उसकी रोई रोई आंखों पर गई। वो बुरी तरह इन चमकती हेजल ब्राउन आंखों में अटका था। पलकों पर पड़े शबनम के कतरे उसके रोने की चुगली खा रहे थे। छोटी सी नाक सुर्ख हो गई थी। एक पल उसका दिल शिद्दत से धड़का था। अपनी कैफियत पर वो हैरान होता, खुद को कंट्रोल करता उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ, जो उसे सामने देख जज्बती हो गई थी, जैसे उसकी यहाँ मौजूदगी उसे पसंद ना आई हो। कोई मसला है? क्या हुआ है? आप रो क्यों रही थी? किसी ने कुछ कहा है? वो उसका रोया रोया चेहरा देख बोला। नहीं, किसी ने हमें कुछ नहीं कहा। उस पार चेहरे के साथ नजरें झुकाकर बोली। फिर आप रो क्यों रही थी? वो सवालिया नजरें उसके चेहरे पर टिकाकर बोला। कुछ नहीं, बस पापा की याद आ रही थी। वो चाहती थी कि वो जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए। वो अपने आंसू किसी को भी दिखाना नहीं चाहती थी। और ईद ने समझते हुए हाँ में सर हिलाया। इस मामले में वाकई कुछ नहीं कर सकता था। उनकी मगफरत की दुआ किया करो, उन्हें तुम्हारी दुआओं की जरूरत है, आंसुओं की नहीं। वो गहरी सांस भरते हुए बोला। जाने सामने खड़ी लड़की के आंसुओं से उसे क्यों फर्क पड़ने लगा था। ओके, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। उसके पहलू पर पहलू बदलते देख वो बोझल सांस भरता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसकी पुष्ट पर एक नजर डाल वो दरवाजा बंद कर चुकी थी। कमरे में आकर उसने गहरा सांस भरा। जाने क्यों उसको रोता देख दिल उदास हो चुका था। उसे अपने दिल की बदलती हालत पर हैरानी हुई थी। एक पल उसका दिल किया था कि हाथ बढ़ाकर पलकों पर अटके उन मोतियों को चुन ले, मगर वो उस पर कोई हक नहीं रखता था। ये तुम ठीक नहीं कर रही लड़की, जबरदस्ती इस दिल में घुसती चली आ रही हो। वो अपनी हालत पर झुंझलाते हुए बोला। ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही सही। अब तुम्हें उरीद आफंदी की होकर उसकी कैद में रहना पड़ेगा। वह जल्द तुम पर सिर्फ मेरा हक होगा। तुम्हें अपनी जिंदगी का आने वाला हर दिन अब मेरी पनाहों में गुजारना होगा। पिंक रोज, वो उसके रोए रोए गुलाबी चेहरे को जहन में लाते हुए बोला। इतने दिनों से जो दिल की हालत पर परेशान था, वो अब एक फैसला करके खासा मुतमईन हो चुका था। जहां कुछ देर पहले चेहरे पर झुंझलाहट का राज था, वहां अब जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी। जाने इस मोहब्बत का क्या अंजाम होने वाला था। अब उस वक्त का मुकद्दर उसे कहां लेकर जाने वाला था।